तो ये है जिंता जो एक दिन अचानक गलती से अपने अंदर एक ऐसे डिमोनिक पावर अवेकन कर लेता है जिससे उसकी जिंदगी मानो एक नर्क जैसी बन गई, क्योंकि उसकी खुद की छोटी बहन सुजुने जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसने जिंता के ही आंखों के सामने उसके प्यार को जान से मार डाला, क्योंकि असल में वो एक डीमन थी। और अब जिंता की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, जो कि है अपनी बहन सुजुने को जान से मारना। इन सब चीजों की शुरुआत होती है साल 1830 से, जहां एक आदमी अपनी ही बेटी को बेरहमी से पीट रहा था। वो छोटी बच्ची रोते हुए अपने बड़े भाई जिंता को पुकार रही होती है, जो वहीं खड़ा उसे देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पाता। वो आदमी अपनी बेटी को ले जाकर जमा देने वाली ठंड में एक अंधेरे कमरे में बंद करके मरने के लिए छोड़ देता है। पर जिंता से सब और सहन नहीं हो रहा था, इसलिए तेज बारिश के बीच भीगते हुए वो अपनी बहन को बचाने के लिए भागता है। पर जब वो पहुंचा तो वो वहां पर थी ही नहीं। जिंता जब उसे ढूंढने के लिए आसपास भागने लगा तो उसे अपनी बहन सुजुने बारिश में भीगते हुए थोड़ी दूरी पर ही खड़ी दिखाई पड़ती है, जो इस वक्त फिलहाल हाफ डीमन बन चुकी है। सुजुने रोते हुए अपने बड़े भाई से कहती है कि प्लीज आप मुझसे दूर रहो, अगर उन्हें पता लग गया तो वो आपको भी मारेंगे। तो जिंता समझाते हुए कहता है कि तुम शांत हो जाओ, रो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चलो हम दोनों साथ में यहाँ से भाग चलते हैं। और जिंता अपनी बहन को लेकर उसी रात विलेज से भाग जाता है। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि वो लोग थोड़ी दूरी पर ही एक शेल्टर ढूंढ के रात बिताने के लिए जाकर छुप जाते हैं। जिंता खुश था कि कम से कम उसकी बहन सेफ तो है, पर बारिश की वजह से ठंड इतनी ज्यादा हो गई थी कि सुजुने वहीं बेहोश हो जाती है। हाइपोथर्मिया की वजह से धीरे धीरे जिंता ही बेहोश हो रहा होता है, पर तभी अपनी बंद होती धुंधली आंखों से उसे अपने सामने एक आदमी दिखाई दिया और अगले ही पल वो बेहोश हो गया। सुबह होने पर जब उसकी आंखें खुली तो जिंता उस आदमी की पीठ पर होता है, जहां वो उन दोनों को अपने साथ कहीं ले जा रहा था। अरे वाह बच्चे, तुम उठ गए, चलो ठीक है फिर अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। वो आदमी जिंता और सुजुने को लेकर एक विलेज में आता है, जो कि आसपास के इलाकों में ब्लैक स्मिथ विलेज के नाम से काफी फेमस है, क्योंकि यहाँ ज्यादा तौर पर लोहार और तलवार बनाने वाले लोग रहते हैं। वो आदमी दोनों को लेकर घर पहुंचता है, जहाँ उसकी एक छोटी बेटी भी थी, जो अपने फादर को देख बहुत खुश होती है। जरा देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दोस्त लेकर आया हूँ, अब से ये दोनों भी हमारे साथ ही रहेंगे। जो देखो लड़की उन दोनों को जाकर अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम है सिरायुकी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो दोनों भी अपना नाम बताते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, पर सुजुने अब भी थोड़ी बहुत डर रही थी। तो सिरायुकी समझाती है कि तुम डरो मत, तुम लोग हमारे साथ यहाँ सेफ हो। जिसके बाद कुछ दिन बीतते हैं, जहाँ वो दोनों ही सिरायुकी और उसके फादर के साथ बिल्कुल एक परिवार की तरह रहने लगे। साथ ही जिंता ने तो उस आदमी से स्वॉर्ड ट्रेनिंग भी लेनी शुरू कर दी थी, क्योंकि असल में सिरायुकी के फादर इस विलेज के गार्जियन थे, जिनका काम है अपने स्वॉर्ड के साथ इस विलेज की रक्षा करना। वो लोग साथ में जंगलों के बीच आकर एक नदी बनाते हुए काफी मजे कर रहे थे, जहाँ उनकी एक और नई दोस्त भी बन गई होती है। उन लोगों का रिश्ता आपस में बिल्कुल एक परिवार जैसा हो चुका था। शाम होने पर जंगल से वापस आकर जब लोग अपने घर जा रहे थे तो उनकी नई दोस्त चितोसे की माँ उसे लेने के लिए आई होती है, जो देख सिरायुकी थोड़ी उदास सी हो गई, क्योंकि एक लंबे समय से उसे अपनी माँ का साथ नहीं मिला। जिंता पूछता है कि वैसे तुम्हारी मॉम का नाम योगेसे है ना? मैं जानता हूँ कि सिर्फ उनकी वजह से ही हमें इस विलेज में रहने की परमिशन मिली है, लेकिन भला वो कभी घर क्यों नहीं आती? तो सिरायुकी बताते कि हाँ, वो मेरी मॉमी है, जो एक योशिकीबे है। जो पुजारी फायर गॉड की पूजा करते हैं उन्हें योशिकीबे ही कहा जाता है। उनसे मिलने की परमिशन विलेज का चीफ और सिर्फ मेरे फादर के पास है। हमारी तरह कोई आम इंसान उनसे नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने भी कई सालों से अपनी मॉम को नहीं देखा। इसके बाद देखते ही देखते अब काफी टाइम बीत जाता है और उन लोगों को साथ रहते हुए 3 साल बीत चुके होते हैं, जहाँ जिंता रोज अभी सिरायुकी के फादर से 100 ट्रेनिंग लेने में लगा था, पर अभी वो ज्यादा कुछ सीख नहीं पाया। हर बार वो अपने मास्टर से आसानी से मात खा जाता, इसलिए परेशान होते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो बिल्कुल ही प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा, हर बार मेरे साथ यही होता है। तो वो समझाते हैं कि चिंता मत करो, तुम धीरे धीरे काफी बेहतर हो रहे हो, जल्द ही अच्छे से सीख भी जाओगे। उसके फादर के अपने ड्यूटी पर चले जाने के बाद सिरायुकी चिंता को आगे समझाती है कि देखो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा तुम्हें चीयर अप करना चाहिए। और ये कहते हुए वो जिंता का सर सहला रही होती है। हालांकि जिंता सिरायुकी से उम्र में बड़ा है, लेकिन वो खुद को ज्यादा मैच्योर मानती थी, इसलिए उनके साथ एक बड़ी बहन की तरह रहती है। लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं चलती। एक दिन अचानक चुपके से विलेज में घुसा डीमन सिरायुकी की मॉम को जान से मार देता है। साथ ही साथ उनके फादर ने भी डीमन से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। फ्यूनरल खत्म होने के बाद सिरायुकी जिंता से मिलती है, जहाँ वो जिंता के सामने खुद से वादा करती है कि अपनी मॉम के जाने के बाद मैं इस विलेज की अगली प्रीस्ट बनूंगी, क्योंकि मैं और किसी को नहीं खोना चाहती। पर मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि उस दिन के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। तो जिंता कहता है कि नहीं, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारा गार्जियन बनूंगा, ताकि हम लोग फिर से साथ रह सके। इसके बाद अब कुछ साल बीतते हैं, जहाँ जिंता अब एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन बन चुका था, और साथ ही विलेज के प्रीस्ट का गार्जियन भी, जो प्रीस्ट और कोई नहीं बल्कि सिरायुकी ही थी। जिंता ने हाल फिलहाल में ही विलेज में एक डीमन को मारा होता है, जिसकी रिपोर्ट वो सारे काउंसिल मेंबर्स और सिरायुकी को दे रहा होता है, जो सुन वो लोग थोड़े बहुत डर जाते हैं, क्योंकि पुरानी कहानियों के मुताबिक अगर कोई डीमन जवान प्रीस्ट की बॉडी का जरा सा भी हिस्सा खा ले तो वो हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाता है। और इसी वजह से सिरायुकी की मॉम यानी युगासे, जो इस विलेज की पुरानी प्रीस्ट थी, उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। और इन लोगों का मानना है कि शायद वो डीमंस द सेक्रेड स्वॉर्ड हिरायाई को हथियाना चाहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक योशिकीमे को मिलती आई है। इस स्वॉर्ड को विलेज की सबसे बेहतरीन स्मिथिंग स्किल से बनाया गया था, और इसलिए शायद वो डीमंस इसे हथियाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये स्वॉर्ड गलती से भी उनके हाथ लग गई तो फिर उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। जिस पर विलेज का ही एक बंदा टियोमासा कहता है कि हमें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो डीमंस वैसे भी अपने इरादे में अब कभी कामयाब नहीं होंगे।
होंगे, क्योंकि अब हमारे प्रीस्ट की रक्षा करेंगे सेंटिनल्स, और उनमें से एक तो हमारे सामने ही बैठा है जिसे तलवार चलाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। असल में बंदा जिंता को टॉन्ट मारते हुए उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जिस पर सिरायुकी ने जवाब देती है कि ऐसा नहीं है, हमारे विलेज में सब कोई एक बराबर है। जिसके बाद मीटिंग खत्म होने पर सब लोग उठकर बाहर चले गए, पर जिंता वहीं पर बैठा रहता है क्योंकि वही तो प्रीस्ट का गार्जियन है। सिरायुकी बाहर आते हुए जिंता से कहती है कि तुम्हें मुझे प्रिंसेस कह के बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा नाम लेने वाला और कोई बचा ही नहीं। वैसे आज तुमसे मिलने के लिए मेरे पास एक स्पेशल गेस्ट आया है, क्या तुम मिलना चाहोगे? जो सुन जिंता समझ गया और कहता है कि मतलब सुजुने यही है। सिरायुकी जिंता को अपने प्राइवेट रूम में लेकर आती है, जहाँ सुजुने बड़े आराम से सो रही थी। एक हाफ डीमन होने की वजह से पिछले 10 सालों में उसकी एज जरा भी नहीं बढ़ी थी। जिंता कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम इसे अंदर मत लाना, इसका यहाँ रहना विलेज के रूल से खिलाफ है। तो सिरायुकी कहती है कि तो बस तुम्हें देखने आती है, इसे बस तुमसे मिलना था। वो बेचारी अकेले वाला कब तक ही रहेगी, इसलिए वो ज्यादातर समय यहीं आ जाया करती है। इसी बीच सुजुने भी उठ गई और जिंता को देख कहती है कि अरे वाह आप आ गए, मैं कब से इंतजार ही कर रही थी। तो जिंता उसे समझाता है कि देखो तुम यहाँ श्राइन में मत आया करो, ये हमारे विलेज का रूल है और तुम्हें इसका पालन करना ही होगा, वरना सिरायुकी दिक्कत में आ सकती है। अचानक तभी बाहर किसी के आने की आवाज आती है, जो सुनते ही सुजुने जल्दी से श्राइन से बाहर चली गई। दरअसल सिरायुकी से मिलने के लिए खुद विलेज का चीफ उसके पास आया था और उससे पूछता है क्या मैं जरा आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ। वो किसी तरह के प्रपोजल के बारे में बात करना चाहता था, तो उसे कहने पर सिरायुकी जिंता को बाहर भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ उनके घर के बाहर खड़े 2 डीमंस को दिखाया जाता है, जो कि सुजुने को अपना अगला निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। अगली सुबह जिंता सुजुने से मिलने के लिए वापस घर आ गया होता है, क्योंकि उसे एक दिन की छुट्टी मिली थी, जो देख सुजुने बहुत खुश होती है कि उसे अपने भाई के साथ पूरा एक दिन बिताने का मौका मिलेगा। इसी बीच सिरायुकी भी जिंता और सुजुने से मिलने आ गई होती है, जो देख वो दोनों ही हैरान थे और पूछते कि भला तुम यहाँ पर कैसे आए। तो वो बताती है कि दरअसल उसने थोड़ा घूमने फिरने के लिए विलेज के चीफ से स्पेशल परमिशन ली है। सुजुने कहते कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात है ना, आज हम तीनों पहले की तरह साथ में मिलकर रहते हैं। जिंता भी मान जाता है और साथ बैठकर नाश्ता करने के बाद सिरायुकी को विलेज घुमाने की सोचता है। इस पर सुजुने बहुत खुश होती है कि तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि वो उनके सामने तो ऐसा दिखा रही थी कि वो खुश है, पर उनके जाते ही वो बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो एक हाफ डीमन है, तो उनके साथ ऐसे ही विलेज में नहीं घूम सकती। जिंता जब सिरायुकी के साथ विलेज में निकलता है तो आसपास के लोग ये देखकर हैरान थे कि भला इसके साथ एक खूबसूरत लड़की आखिर है कौन, क्योंकि सिरायुकी के प्रीस्ट बन जाने के बाद काफी सालों से उसका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा, इसलिए फिलहाल वो यहाँ सबके लिए बिल्कुल एक अनजान लड़की है। घूमते फिरते वो लोग अब कुछ खाने के लिए अपने पुराने दोस्त चितोसे के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि चितोसे भी सिरायुकी को नहीं पहचान पाती, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि उसने भी कई सालों से उसे नहीं देखा। वो अब उनका ऑर्डर लेकर आती है, जो कि था जिंता का फेवरेट डिश राइस क्रैकर, जिसे खाकर वो चितोसे की तारीफ करता है कि तो सच में काफी अच्छा है। जो सुन बेचारी थोड़ी शर्मा गई और शुक्रिया कहते हुए अंदर चली जाती है। जिंता कहता है काश हम लोग एक दूसरे के साथ और भी समय बिता पाते, अब हम लोग मुश्किल से ही एक दूसरे से कभी मिल पाते हैं। जिसके बाद विलेज में थोड़ा घूमते फिरते दोनों नदी किनारे आकर बैठ जाते हैं, जहाँ हवा भी काफी अच्छी चल रही थी और मौसम भी बिल्कुल साफ था। सिरायुकी जिंता का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, हम लोगों ने एक साथ पहले की तरह समय बिताया, जो कि सच में काफी अच्छा था। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना चाहती हूँ। सिरायुकी थोड़ी शांत सी हो गई और बताती है कि दरअसल मैं जल्द ही क्योमाशा के साथ शादी करने वाली हूँ। विलेज के चीफ ने कहा है कि जल्द ही मुझे डीमंस मारने के लिए आएंगे, इसलिए मुझे जल्द ही अपना वंश आगे बढ़ाकर अपने उत्तराधिकारी को जन्म देना होगा। और क्योंकि क्योमाशा हमेशा से इस विलेज में ही रहा है, तो ये शादी सभी के लिए फायदेमंद होगी। एक प्रीस्ट होने के तौर पर मैं कभी मना नहीं कर सकती। और फिर आखिरकार सिरायुकी जिंता को अपना प्यार कन्फेस कर देती है कि कैसे वो उसे हमेशा से चाहती थी और अपनी आगे की जिंदगी भी जिंता के साथ बिताना चाहती है, पर साथ ही उसे ये भी यकीन है कि जिंता इसके लिए कभी नहीं मानेगा। जिंता कहता है कि देखो जब तुमने प्रीस्ट बनने की बात की तो मैं तुम्हारा गार्जियन बन गया, क्योंकि मैं मरते दम तक तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। अगर हम दोनों ने इस सिचुएशन में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा तो एक दूसरे से कभी नजरें नहीं मिला पाएंगे। जिंता फाइनली ये कह देता है कि देखो मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, इसलिए जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं निभाता रहूंगा, जो कि तुम्हारी रक्षा करना, और तुम वही करो जो विलेज के लिए सही हो। भाई यार इतना इमोशनल सीन दिखाने की क्या जरूरत थी, दोनों ही एक दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में सुजुने जिंता का इंतजार करते हुए अकेली बड़ी उदास बैठी होती है। इधर यहाँ श्राइन में वापस लौटने पर जिंता को पता लगता है कि 2 डीमंस विलेज में आ चुके हैं, जिन्हें खत्म करने का काम जिंता को दिया जाता है। पर उसके जाने से पहले क्योमाशा कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाहर आकर क्योमाशा जिंता को पकड़ के पूछता है कि आखिर तुम कैसे इंसान हो जिसे तुम चाहते हो उसे किसी और आदमी के साथ शादी करने दे रहे हो। ये जानने के बाद भी कि मैं और सिरायुकी शादी करने वाले हैं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जिंता कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इस गाँव की खुशी और यहाँ के लोगों के लिए तुम लोगों का शादी करना जरूरी है, तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है। क्योमाशा कहता है कि सच में तुम पागल हो, इस सेक्रीफाइस से तुम्हें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इधर दूसरी तरफ जब सुजुने घर पे अकेली बैठी ही थी कि तभी उससे मिलने के लिए कोई लेडी आती है। यहाँ जिंता अपने काम को अंजाम देने के लिए जंगल में आया होता है कि तभी आसपास फॉग में छुपा वो डीमन अचानक हमला कर देता है। जिंता ने अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लिया था और पलटकर अपना वार करता है। वो डीमन कहता है कि अरे वाह मैं तुम्हारी स्किल से बहुत इंप्रेस हुआ, लेकिन जिंता को बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तेज से आगे बढ़ते हुए उसके शरीर को काटने का सोचता है, पर उसकी बॉडी नॉर्मल से काफी हार्ड थी, जो देख जिंता थोड़ी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करके अगले ही स्ट्राइक में उसके हाथ काट डालता है। हालांकि उसने उस डीमन को काफी घायल तो कर दिया था, पर वो डरने के बजाय उल्टा और खुश होता है और पूछता है कि भला तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग होने का पीछे रीजन क्या है, कोई
कोई तो रीजन होगा इसके पीछे। इस पर जिंता कहता है कि हाँ वजह है, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तुम डीमन से बात कभी नहीं समझ सकते। इधर सुजुने के पास वही लेडी आते हुए कहती है कि लगता है तुम अपने भाई से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो। असल में ये औरत भी एक डीमन ही है। और कहते हैं कि वाह बहुत खूब, लगता है तुम्हारे भाई के प्यार नहीं तुम्हें अब तक पूरी तरह से डीमन नहीं बनने दिया। सुजुने कहते हैं कि हाँ मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। सुनो बच्ची, मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आई। फिलहाल तुम्हारा भाई खतरे में है जिसे एक डीमन मारना चाहता है और मैं तुम्हें यहाँ वो ताकत देने आई हूँ जिससे तुम उसे बचा सको। लेकिन सुजुने उस डीमन के साथ हाथ मिलाने से साफ इनकार ही कर देती है। जो सुनो वो डीमन अब सुजुने के सर पे उंगली रखते हुए उसे दिखाती है कि कैसे शिरायुकी कियोमासा के साथ अपना वक्त बिता रही है। देखो मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और दूसरों को भी वो दिखा सकती हूँ। सुजुने कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे बहका रही हो, मेरी बात मान लो तभी तुम अपने भाई को बचा पाओगी। जो सब तुमने देखा वो सब सच है। सुजुने को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसकी बातों में बहक कर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में उस डीमन से लड़ते हुए जिंता अपने ही एक वार की वजह से दूर नदी में जाकर गिरता है। अब इससे पहले कि वो थोड़ा भी खुद को संभाल पाता, पीछे से वो डीमन दोबारा आ जाता है। जिंता पूछता है कि भला तुम लोग चाहते क्या हो, तुम इंसानों को इतना दर्द क्यों देते हो। इस पर वो डीमन हंसते हुए कहता है कि तुम नहीं समझोगे, तुम जैसे कमजोर इंसानों को मारना हमारी फितरत है, वरना फिर हमें लोग डीमंस कैसे कहेंगे। वो डीमन अपनी पावर लेवल को और ज्यादा इंक्रीज करते हुए जिंता से दोबारा लड़ना शुरू हो जाता है। पर जिंता की हालत खुद इतनी खराब थी कि मौका देखकर वो डीमन उसके हाथ ही काट डालता है। उसके अटैक की वजह से जिंता की स्वॉर्ड भी टूट गई होती है, पर वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। जिंता उसे टूटी स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर मौका मिलता ही अगले ही पल उस डीमन के चेस्ट पे वार करता है, जिससे इतना ज्यादा खून बहने लगा कि वो डीमन सर्वाइव नहीं कर पाता और वहीं मारा जाता है। नदी किनारे अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए जमीन पर पड़ा वो डीमन जिंता से कहता है कि मैंने अपना काम पूरा किया, अभी से लगभग 170 साल बाद हम डीमंस का वो देवता यहाँ आएगा और तब सब कुछ तबाह होगा। तुम कमजोर इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं। उसकी बातें सुन जिंता को सुजुने की याद आती है और सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक तभी मरने से पहले वो डीमन एक कटा हुआ हाथ जिंता के चेहरे पर चिपका देता है, जैसे अपना शराब या फिर कोई निशानी दे रहा हो, और अगले ही कुछ सेकंड्स में जिंता बेहोश होकर गिर जाता है। तो इस तरफ शिरायुकी और कियोमासा एक कमरे में बंद साथ होते हैं, जहाँ अब तुम लोग को ही पता ही है क्या होगा। पर इससे पहले कि वो लोग कुछ करने के लिए आगे ही बढ़ते हैं, वही डीमन दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाती है और साथ में सुजुने भी, जो अपने सामने उन दोनों को इस तरह साथ देख यकीन ही नहीं कर पा रही होती। दूसरी तरफ जब यहाँ जिंता को होश आया तो वो देखता है कि उसका हाथ तो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया, पर वो ज्यादा ध्यान न देते हुए सीधा उठकर सुजुने को बचाने भागता है। पर जैसे वो गाँव के पास पहुंचा तो यहाँ हर जगह आग लग चुकी थी। इधर सुजुने हैरानी से शिरायुकी से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे भाई से प्यार करती हो, लेकिन अब लग रहा है कि तुम्हें तो बस किसी के भी साथ अपनी भूख मिटानी है। इधर जिंता सुजुने के लिए भाग के आता वो अपने घर पहुंचता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। शिरायुकी अपनी बात समझाने की कोशिश करती है तो सुजुने बताती है कि जिंता मेरा कोई रियल ब्रदर नहीं है, मैं तो हमेशा से उसे चाहती थी, पर क्योंकि जिंता तुमसे प्यार करता था इसलिए मैं हमेशा एक छोटी सी बच्ची बनकर रही ताकि हमेशा उसकी छोटी बहन बन के रह सकूं और वो तुमसे शादी कर ले। जो इस तरफ यहाँ विलेज में चारों तरफ आग लग चुकी थी और सब लोग उसे बुझाने में लग गए होते हैं। इधर शिरायुकी समझाती है कि देखो एक प्रीस्ट होने के नाते मुझे सब करना पड़ा, हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमें निभानी पड़ेंगी। पर सुजुने को सब बकवास सुनकर गुस्सा आता है और अपनी आंखों पर लगी बैंडेज निकालते हुए कहते हैं कि अब मैं सब कुछ का हिसाब लूंगी, तुमने मेरे और मेरे भाई के साथ ही करके अच्छा नहीं किया। मौका देख के वो डीमन सुजुने के कान भरते हुए कहती है कि बच्ची मैंने कहा था ना, ये पक्का तुम्हारे भाई को धोखा देगी, अपने भाई को बचाना है तो बस अब इस औरत को मार दो। उसकी बातों सुन सुजुने की पूरी बॉडी से ब्लैक ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाता है और अगले कुछ सेकंड्स में वो एक जवान लड़की के रूप में आ जाती है, एक डीमन बनकर। कियोमासा अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन उसे एक लात मार के साइड कर देती है कि तुम हम लड़कियों के बीच के मामले में मत आओ। वो डीमन सुजुने से कहती है कि इसे उसी स्वॉर्ड से मारो जिसकी अब तक की रक्षा करती आई है, और वो सुजुने को शिरायुकी के साथ छोड़कर कियोमासा को मारते हुए वहाँ से ले जाती है। और फिलहाल इस वक्त सुजुने के हाथ में वही स्वॉर्ड होती है। इसी बीच जिंता भी भाग कर आते हुए श्राइन में पहुंच गया होता है, जो देख शिरायुकी जिंता को पुकारते हुए उसके पास जाकर गले लग जाती है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझा ही पाती, अगले ही पल सुजुने उसे गर्दन काट चुकी होती है। जिंता कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या ये हुआ क्या, कि तभी सुजुने पीछे से आते हुए कहते हैं कि भैया अब ठीक तो है ना, देखा मैंने आपका बदला ले लिया, मैंने उसे मार दिया। और इसके बाद वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए शिरायुकी की बॉडी में बार बार स्वॉर्ड से मारने लगती है। जिंता गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसे मारने आगे बढ़ता है तो वो कहते हैं कि आप ये कर क्या रहे हो, ये मैं हूँ सुजुने। तो मतलब तुम सुजुने हो, पर तुमने शिरायुकी के साथ ऐसा क्यों किया? अरे भैया वो तो आपको धोखा दे रही थी, वो आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी करने वाली थी, जो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने बस मार दिया, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिंता कहता है कि तुमने आखिर ये क्या किया, तुमने हम सबको धोखा दिया, जिसने तुम पे हमेशा से इतना विश्वास किया, जिसके पास तुम बचपन से आज तक पली बढ़ी, जिसने तुम्हें पाला पोसा, तुमने उसी को मार दिया और अब तुम्हें वापस घर जाना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिंता गुस्से में सुजुने को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ता है, पर ऐसी इमेंस डिमोनिक पावर के सामने उसके स्वॉर्ड भी टिक नहीं पाती। जिंता को लग रहा था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसी बीच उसके हाथों से भी वही डिमोनिक ऑरा रिलीज होने लगता है जो कि सुजुने में से हुआ था, और अगले पल जिंता के हाथ वैसा ही रूप ले लेते हैं जैसे उस डीमन के थे, मतलब कि अब वो भी डिमोनिक पावर्स यूज कर सकता है। सुजुने पूछते कि भैया आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मैंने तो आपका बदला लेने के लिए उसे मारा, वो तो आपको ही धोखा दे रही थी ना। जिस पर जिंता गुस्से में कहता है कि बस अपना मुंह बंद रखो। सुजुने पूछते कि मतलब अब आप भी मेरे खिलाफ हो, मैंने ये सब आपके लिए किया और आप ही मुझे मारना चाहते हो।
सुजुने रोते हुए चिल्लाती है कि अब मैं आपसे नफरत करती हूँ और अगर आप मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते तो मैं आपको अपने खिलाफ भी जाने नहीं दूंगी। और अगले ही पल सुजुने बहुत ही तेजी से जिंता के आसपास पूरे रूम में घूमने लगती है। जिंता कहता है कि बस बहुत हो गया, अब रुक जाओ। जो सुनते ही वो भी रुक गई क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका भाई अब उसे कभी नहीं अपनाएगा। और अचानक अगले ही सेकंड जिंता के पेट में अपना हाथ घुसा देती है, लेकिन जिंता उसके हाथों को ही पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो अपना हाथ निकाल भी पाती जिंता अगले ही पल एक ऐसा वार करता है जिससे वो दूर जाकर गिरती है। लेकिन इतने पावरफुल अटैक के बाद भी उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता और वापस उठ खड़ी होती है। जिंता ये देख अपनी फुल पावर के साथ अगले ही पल दोबारा अटैक करने आगे बढ़ता है, पर अचानक बीच में वो दूसरी डीमन आकर अटैक खुद पर ले लेती है। वो सुजुने को बचाने के लिए खुद मरने को तैयार थी और जिंता को रोकते हुए उसे कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जो देख सुजुने भी जाते हुए शिरायुकी का सर उठा लेती है और कहते हैं कि बस अब से मैं हर एक चीज से नफरत करती हूँ। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ नफरत से भरी है, इसलिए मैं आप सब कुछ खत्म कर दूंगी। पर हाँ भैया, आप मुझे याद रखना, फर्क नहीं पड़ता कितना समय लग जाए, पर सब कुछ खत्म करने से पहले मैं एक बार आपसे मिलने जरूर आऊंगी। जिंता सुजुने को रोकना तो चाह रहा था, पर वो डीमन उसके हाथों को पकड़ के रोक कर रखी होती है और सुजुने के जाते ही उसे छोड़ देती है। फाइनली मेरा काम पूरा हो ही गया। जिंता पूछता है कि तो बस तुम्हारा काम ये आम इंसानों के खून बहाना था? तो हंसते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, मैंने भविष्य देख लिया है। मैंने देखा है कि इंसान जल्दी बिजली का आविष्कार भी कर लेगा। आने वाले समय में इंसानों के पास इतनी ताकत होगी कि हम डीमंस के लिए छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। जल्दी डीमंस बस किस्से कहानियों में रह जाएंगे और मैंने बस वही चीज रोकी है। और ये कहते हुए वो मारी जाती है। जिंता शिरायुकी को देख उसे पकड़ के रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बचाने का वादा किया था पर अपना वादा ही नहीं निभा पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद अब कुछ दिन बीतते हैं और जहां आग की वजह से काफी सारे घरों का नुकसान हुआ था, लोगों ने धीरे धीरे सब ठीक करना शुरू कर दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ जिंता अपना सामान वामान पैक करके इस विलेज से बाहर जाने के लिए निकल जाता है, पर तभी उसे रोकते हुए विलेज चीफ खुद उससे मिलने आते हैं और पूछते हैं कि भला तुम अब क्या करोगे। तो जिंता बताता है कि मैंने फैसला कर लिया, मैं अब इस विलेज को छोड़कर जाऊंगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, ताकि आने वाले समय में डीमन किंग को खत्म करके डीमंस का हमेशा के लिए इस दुनिया से नामो निशान मिटा सकूं। जिंता को यकीन था कि शायद वो डीमन किंग और कोई नहीं बल्कि सुजुने ही बनने वाली है, जिसने उसकी आंखों के सामने शिरायुकी को मारा। इसलिए जिंता ने भी फैसला कर लिया था कि वो उसे जान से मार के रहेगा। जो विलेज चीफ कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, तुम ये भी अपने साथ ले जाओ। वो जिंता के हाथों में हिरायाई स्वॉर्ड सौंप देता है जिसमें किसी भी डीमन को खत्म करने की ताकत है। और अब इस तलवार का मालिक जिंता ही होगा, क्योंकि इस स्वॉर्ड की असल में देखरेख करने वाला योशिकीमे का पूरा खानदान मर चुका है। तो अगर जिंता इसे साथ नहीं ले गया तो ये वैसे भी श्राइन में रखी रखी धूल मिट्टी खाते खाते बस एक कहानी बन के रह जाएगी। इसलिए विलेज चीफ के कहने पर जिंता स्वॉर्ड रख लेता है। पर तभी अचानक वो खुद जिंता के सामने सर झुकाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता था कि तुम शिरायुकी को चाहते थे, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरा पोता क्योमासा भी उसे इतना ही चाहता था, इसलिए मैंने उसकी शादी शिरायुकी के साथ करनी चाहिए, मुझे माफ कर दो। जो सुन जिंता चीफ को उठाते हुए कहता है कि आपने बिल्कुल सही किया, ये वैसे भी विलेज की भलाई के लिए ही था। और अपना सारा सामान बांधकर वो विलेज से बाहर एक नए सफर पर निकल जाता है। पर तभी उसे रोकते हुए चितो से आ जाती है, प्लीज रुक जाओ, मत जाओ कहीं भी, जैसे तुम पहले थे मुझे तुम वैसे ही पसंद हो। चितो से उसे रोकना तो चाह रही थी, पर वो जाते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं जल्दी अपना काम खत्म करके लौट आऊंगा। और जिंता अपने सफर पर निकल जाता है। अब इसके कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहां जिंता एक नए विलेज में आ चुका था और वहां उसने नाम चेंज करके अपना नया नाम जिन रख लिया होता है। जिंता के सामने बैठे आदमी ने उसे एक स्पेशल काम के लिए बुलाया है और अपने साथी को बुलाते हुए कहता है कि इसे आगे तुम समझा दो। हे सुनो, क्या तुम ही जिन हो? मेरा नाम है जिंजी, मैं बगल के स्टोर में काम करता हूँ। जिंता काम के बारे में पूछता है तो बताता है कि दरअसल मेरे बॉस की बेटी की जान खतरे में है, क्योंकि रोज एक डीमन बार बार उनके घर के बाहर आके कहता है कि मेरी बेटी को लौटा दो। शायद वो डीमन मेरे बॉस की बेटी नासु को अपनी बेटी समझ बैठा है। इसी बीच वही लड़की नासु भी वहाँ जाती है और जिंता को कहते कि अच्छा तो तुम हो मेरे बॉडीगार्ड, पैसे तो मिल गए होंगे तुम्हें, तो यहाँ से जा सकते हो। जिंजी समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे लिए ही आया, तो वो उल्टा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मुझे किसी गार्ड की जरूरत नहीं है और ये तो मुझे शक्ल से कोई स्कैमर लग रहा है, बस नकली डीमन हंटर बनने का नाटक कर रहा है ताकि हमारे पैसे हट सके, पर तुम याद रखना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और ये क्या के वापस चली जाती है। जिंजी माफी मांगता है कि प्लीज माफ कर दो, ये बस अभी बच्चे ही है, पर फिर भी जिंता वापस चला जाता है। रात होने पर नात्सु अपने कमरे में सोने की कोशिश तो कर रही थी, पर अभी वो उस डीमन के बारे में सोच कर डर रही थी कि कहीं वो दोबारा ना आ जाए। तो जिंजी उसे गार्ड करने के लिए खुद रूम के बाहर आके बैठ जाता है। हे नात्सु, तुमने उस बॉडीगार्ड को तो भगा दिया, पर अब मुझे तो नहीं भगाओगी ना? चिंता मत करो, अभी मैं यही हूँ। असल में यार नात्सु ने जिंता को इसलिए भगाया क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि कोई सच में डीमंस को मार भी सकता है, क्योंकि फिलहाल इस वक्त बस डीमंस लोगों के किस्से और कहानियों में ही होते हैं। नात्सु शांत बैठी थी कि अचानक तभी उसे कानों में वही डरावनी आवाज आने लगती है कि मेरी बेटी को लौटा दो, मेरी बेटी को लौटा दो, मेरी बेटी को लौटा दो। जिंजी घबरा के आसपास देख ही रहा होता है कि आखिर कौन है, सामने आओ। पर तभी वो डीमन खुद सामने आ जाता है और आज नात्सु खुद उसे अपने आंखों से देख लेती है। वो डीमन बार बार वही शब्द दोहराया जा रहा था कि मेरी बेटी को लौटा दो, और एक जीतता जाता डीमन को अपने सामने देख जिंजी की तो फट के हाथ में आ जाती है। पर इससे पहले कि वो जिंजी की तरफ आगे बढ़ती, जिंता आके उसके हाथों को काट डालता है और वो डीमन वहीं गिर जाती है। नात्सु बाहर आते हुए पूछती है क्या हुआ, क्या वो डीमन मर गया? तो जिंता बताता है कि नहीं, जब कोई डीमन मरता है तो वो सफेद सी धुंध में गायब हो जाता है। इसकी आवाज से लग रहा था कि शायद ये कोई फीमेल डीमन है और ये अभी मरी नहीं है तो वापस जरूर आएगी।
अगली सुबह जिंजी जिंता को नाश्ता कराने के लिए लाया होता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर अभी तक वो डीमन नहीं मरा तो फिर क्या आप आज रात यहाँ रुक सकते हो। तो जिंता कहता है कि ठीक है, पर जरा तुम पहले मुझे नात्सु के बारे में बताओ, वो डीमन बार बार उसे अपनी बेटी क्या कर क्यों पुकार रही थी। और अब यहाँ पर जिंता को मेन बात समझ में आती है, क्योंकि नात्सु असल में उसके बॉस की बेटी है ही नहीं। काफी सालों पहले उन्होंने नात्सु को अडॉप्ट किया था। असल में हुआ ये था कि बॉस की बीवी को एक डीमन ने मार दिया था और तो और उसका बेटा भी घर छोड़ के कहीं भाग गया जो अब तक नहीं लौटा, यानी कि एक तरह से उसने अपना परिवार ही खो दिया। यही वजह थी कि उसने एक बेटी को अडॉप्ट करने का फैसला किया ताकि कम से कम वो थोड़ी खुशहाल जिंदगी जी सके। इधर अब रात में नात्सु अपने फादर के साथ बैठ के डिनर कर रही होती है, जहाँ वो उससे पूछते हैं कि तो फिर तुम्हें तुम्हारा नया बॉडीगार्ड कैसा लगा। तो नात्सु बताते हैं कि हाँ, वो इतना ही बुरा नहीं है, शायद वो मेरा ख्याल रख सकता है। आपका शुक्रिया मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। नात्सु सोने जाती है तो उसे आज बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता, क्योंकि बाहर गार्ड करने के लिए आज जिंजी के साथ साथ जिंता भी आया होता है। वो बाहर दरवाजा खोलकर उन्हें देख रही थी तो जिंता बॉस के बेटे के बारे में उसे पूछते कि आखिर वो अब कहाँ है। तो नात्सु कहती कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, अपने काम से काम रखो। वैसे क्या ये डीमंस हम इंसानों की वजह से बनते हैं? तो जिंता कहता है कि हाँ, बस कुछ कंडीशंस में। वैसे तो एक डीमन तभी पैदा होता है जब दो डीमन एक साथ आ जाएं, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डीमंस नेगेटिव इमोशंस की वजह से पैदा हो जाएं, जैसे कि गुस्सा, जलन और किसी को मारने की इच्छा। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी वो डीमन दोबारा सामने आ जाती है और वापस जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गई कि मेरी बेटी मुझे वापस करो। जिंता बिना समय गवाए अपने कुछ छोटे मोटे अटैक से ही डीमन को जमीन पर पटक देता है। जिंता बड़े आसानी से उसे कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि ये डीमन न ही ज्यादा समझदार था और न ही जरा भी ताकतवर। इसलिए उन लोगों से पूछता है तो बताओ, क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? इस पर दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, इसे मार दो, इंतजार किस बात का है। लेकिन असल में यार बात ये थी कि ये डीमन नात्सु के नेगेटिव इमोशन से ही बना है, इसलिए अगर जिंता ने अभी इसे मार भी दिया तो ये वापस लौट आएगा। ये सुन नात्सु बहुत हैरान होती है। असल में बात यह है कि वो हमेशा से चाहती थी कि उसके फादर उसे देखें, उससे प्यार करें, वो अपने फादर के साथ खुश रहे और वक्त बिताए। पर क्योंकि उसके फादर ने काफी समय से उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, इसलिए धीरे धीरे उसके दिल में ये डर बैठने लगा कि शायद वो उससे प्यार ही नहीं करते। और अब उसके यही नेगेटिव इमोशंस डीमन का रूप लेकर उसके सामने खड़े थे। एक ऐसा डीमन जो नात्सु को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। जिंता समझाता है कि देखो, मैं चाहूँ तो इसे जितनी बार ही मार सकता हूँ, पर उसके बावजूद ये बार बार तुम्हारे पास लौट कर आएगी, क्योंकि ये तुम्हारे नेगेटिव इमोशन से ही बनी है। नात्सु पूछती है तो अब मैं क्या करूँ? जिंता कहता है कि देखो, बस तुम एक बार कहो, मैं इसे खत्म कर दूंगा, पर उसके बाद सब तुम्हारे ऊपर है। जो सुन वो रोते हुए कहते हैं कि नहीं, डीमन मैं हूँ, तुम्हें मुझे खत्म करना चाहिए। अरे नहीं नात्सु, तुम गलत समझ रही हो। बॉस तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। बॉस बस अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते। अगर तुम उन्हें बताओगे कि तुम क्या चाहती हो तो वो तुमसे भी खुलकर बात करेंगे। जिंजी के समझाने पर उसे थोड़ी राहत मिलती है और जिंता से चिल्लाते हुए कहती है कि बस अब इसे खत्म कर दो। जिसके अगले ही पल जिंता अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक ही बार में उस डीमन को चीर डालता है और फाइनली वो डीमन एक फॉग में बदलकर गायब हो गया। बस अब नात्सु को अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा, वरना ये डीमंस दोबारा भी आ सकते हैं। उन्हें लग तो रहा था कि वो डीमन मर गया, लेकिन बाहर दिखाया जाता है कि वो फिर से वापस रीजनरेट हो रहा है और दोबारा उसके अंदर से वही आवाजें आनी शुरू हो गई थी कि मेरी बेटी को लौटा दो। चिंता फाइनली समझ गया था कि ये डीमन जरूर नात्सु की असली मॉम से जुड़ा है, जो कि काफी सालों पहले मर गई थी। वो डीमन वापस से रीजनरेट होना शुरू हो गया था, जो देख चिंता कहता है कि हर किसी को अपने वर्तमान में जीना चाहिए, बीते हुए कल के दुख को लेकर बैठे रहना बेवकूफी है। और ये कहते हैं जिंता एक स्लैश के साथ उस डीमन को खत्म कर देता है। जिंता का काम खत्म होने पर अगले सुबह उसके जाने का टाइम हो चुका था। जिनसे शुक्रिया कहता है कि तुमने हमारी काफी मदद की। अरे नहीं, कोई बात नहीं, इससे मेरी थोड़ी ट्रेनिंग हो गई। नात्सु कहती है कि देखो, अब से मैं भी खुद को बदलने की कोशिश करूंगी, शायद भले ही थोड़ा वक्त लगे, पर मैं सीख जाऊंगी। जिंता कहता है कि हाँ, थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि जब मैं छोटा था तो बस उन्हीं चीजों को सच माना करता था जिसे अपने सामने देखता था, लेकिन कई बार चीजें उससे भी ज्यादा गहरी होती है। मैं बस उस वक्त ये बात समझ नहीं सका और अब देखा जाए तो मैं बस उसी की भरपाई कर रहा हूँ। पर नात्सु को उसकी बातें जरा भी समझ नहीं आती और जिंता उन्हें अलविदा कहकर चला जाता है। उसके जाते ही जिंजी का बॉस यानी कि नात्सु का फादर सामने आता है, जो देख जिंजी पूछता है कि भला आपने उसे थैंक्स क्यों नहीं कहा? मुझे ऐसा करना कोई जरूरी नहीं लगा, मुझे यकीन था कि वो ये काम कर लेगा। हर बाप को अपने बेटे पर भरोसा होता है। जिंजी को ये बातें समझ तो नहीं आती, पर हाँ, अब इससे पहले कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, मैं तुम्हें बता दूं कि आदमी असल में जिंता का फादर ही है, जो बचपन में हमेशा सुजुने को उसके डीमन होने की वजह से मारा करता था। दूसरी तरफ जिंता एक नए विलेज में एंटर करते हुए पेड़ से कुछ लाल पत्तियों गिरते हुए देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि एक और साल बीत गया, पर मैं अब तक अपने गोल के जरा भी नजदीक नहीं पहुंच पाया। पर वो फिर भी खुश था कि अपनी जिंदगी के इस सफर में वो काफी कुछ सीख पाया, इसलिए अब कितना भी समय लग जाए वो हार नहीं मानना चाहता और अपने सफर पर आगे बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद जिंता एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए बैठा होता है, जहाँ एक लड़की थोड़ा कांपते हुए उसे नूडल्स सर्व करने के लिए आती है। उसका फादर, जो कि इस रेस्टोरेंट का मालिक है, वो जिंता से बात करते हुए उसे बताता है कि दरअसल हाल ही में यहाँ पर एक खतरनाक सीरियल किलर के घूमने की खबर फैल रही है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा अपनी बेटी की भी परवाह हो रही है। असल में मालिक अपने रेस्टोरेंट को लेकर थोड़ा परेशान था, क्योंकि हफ्ते भर पहले इसने हाल ही में जगह ली थी जो उसे काफी सस्ते में मिल गई थी, पर अब यहाँ कोई कस्टमर नहीं आ रहे। इसलिए वो हैरानी के साथ जिंता से पूछता है कि बच्चे, भला तुम यहाँ 5 दिन से लगातार क्यों आ रहे हो? ये काफी अजीब बात है कि कोई नया मुसाफिर इतने
इतने खतरनाक गाँव में बार बार आए, पर जिंता कोई जवाब नहीं देता। तो वो टॉपिक बदलते हुए पूछता है कि वैसे तुम्हें ये नूडल्स कैसे लगे? अच्छा, आपके ये नूडल्स ठीक ठाक ही हैं बस। जो सुनो मालिक हंसते हुए कहता है कि लगता है तुम काफी ईमानदार हो। वैसे तुम आखिर करते क्या हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं डीमंस को मारता हूँ। हालांकि अर्जिंता उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, पर फिर भी वो मालिक उसे विलेज के खतरनाक सीरियल किलर के बारे में बताते हुए कहता है कि पता नहीं क्या हो गया है, आजकल वो सीरियल किलर बड़े अजीब तरीके से ही लोगों को मार रहा है। देख के तो ऐसा लगता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी डीमन का है। जाने से पहले जिंता उस लोकेशन के बारे में पूछ लेता है जहाँ वो डीमन अक्सर लोगों को दिखा करता है। अपना लंच खत्म करने के बाद जिंता जब जा रहा होता है तो मालिक की बेटी ओफू उसे रोकते हुए सावधान करती है कि सीरियल किलर्स और डीमन दोनों ही खतरनाक होते हैं, प्लीज अब अपना ख्याल रखना। देखो मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो तुम मुझे समझा रही हो, तो मेरी फिक्र मत करो, लेकिन मुझे तो आपके अंदर अब भी एक बच्चा नजर आता है। जो सुन जिंता शांत हो गया और कुछ बोल ही नहीं पाता। और रात होते ही वो उसी लोकेशन पर जो कि एक ब्रिज था वहाँ खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है, पर काफी देर तक किसी के न आने पर वो वापस जा ही रहा था कि तभी एक औरत की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। जिंता अब जब तेजी से भागते हुए वहाँ पहुंचा तो देखता है कि यहाँ पर काफी सारे लाशें बिछी हुई हैं। उनका जमीन पर पड़ा खून साफ दिखा रहा था कि उन्हें कितनी बेरहमी से मारा गया है। जिंता समझ जाता है कि ये किसी सीरियल किलर का मामला है ही नहीं, ये जरूर किसी डीमन का काम है। उसने जब लाशों को ध्यान से देखा तो यहाँ पर कोई औरत थी ही नहीं, इसलिए वो थोड़ा हैरान था क्योंकि थोड़ी देर पहले तो उसने एक औरत की चीख सुनी थी, लेकिन अगले ही पल कहीं से उस पर एक अटैक हो गया। अब इससे पहले कि जिंता कुछ समझ पाता उस पर एक और अटैक होने ही वाला था कि तभी अपनी शॉट से रोक लेता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो आसपास देखता है तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता, पर अब भी उस पर एक के बाद एक हमले हो रहे होते हैं। जो देख जिंता समझ गया कि जरूर ये काम किसी डीमन का है, शायद उसके पास इनविजिबल होने की पावर है। इसलिए अब जिंता भी सीरियस होते हुए अपने डिमोनिक पावर एक्टिवेट करता है और जैसे ही वो डीमन उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ी, जिंता पूरी ताकत से पलटवार करता है, जिसके अगले ही पल उस डीमन की तलवार भी टूट गई और काफी हद तक वो घायल भी हो चुका था। देखो अब लुकाछुपी बहुत हो गई, मेरे सामने आओ, जरा मरने से पहले तुम्हारा नाम तो जान लूं मैं। अगले ही सेकंड वो डीमन सामने आते हुए अपना नाम मोसुके बताता है। जिंता उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वो डीमन खुद ही सरेंडर कर देता है। मुझे माफ कर दो, मैं लड़ना नहीं चाहता। जिंता पूछता है तो फिर भला तुमने मुझ पे पहले हमला क्यों किया? अरे नहीं, मैं तो बस उस सीरियल किलर को ढूंढना चाह रहा था और मैंने सुना कि वो सीरियल किलर कोई डीमन है, तो मुझे लगा कि शायद वो तुम हो। जो सुन जिंता बड़ा कंफ्यूज था कि आखिर ये चल क्या रहा है, एक डीमन भला इंसानों के किलर को क्यों ढूंढना चाहेगा। जिस पर मोसुके कहता है कि हमें कहीं और चल के बात करनी चाहिए, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। जिसके बाद वो जिंता को अपने घर लेकर आया होता है, जो कि बड़ा ही छोटा घर था। इतनी शांति देखकर जिंता समझ जाता है कि जरूर इसके अलावा यहाँ पर और कोई नहीं रहता। मोसुके अब जिंता के लिए एक ड्रिंक बनाकर लाता है और कहता है कि ये लो, इसे पी लो, इसमें कोई जहर नहीं है। मैं इस विलेज में इंसानों के बीच ही उनके साथ घुल मिल कर रहता हूँ। असल में मोसुके एक सुपीरियर डीमन है, यानी कि एक हायर रैंक वाला डीमन जो कि 100 साल से भी ज्यादा समय से जिंदा है, पर उसके अंदर आम डीमंस की तरह इंसानों के लिए कोई नफरत वाली भावना नहीं है और न ही वो कोई वॉरियर है जो ढंग से लड़ सके। जिंता कहता है कि हाँ सही कहा, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम एक किलर हो। मोसुके बताता है कि अब तक जितने भी लोग इस विलेज से गायब होना शुरू हुए हैं उनमें से ज्यादातर की लाशें तो अब तक मिली ही नहीं है। जितने भी आदमी मरे उनकी लाशें तो ऑन द स्पॉट मिल गई हैं, पर जो भी औरतें हैं वो अब तक मिली ही नहीं, जरूर उनका किडनैप हुआ है। दरअसल मेरी वाइफ मेरे डीमन होने के बारे में अच्छे से जानती थी, लेकिन उसने फिर भी मुझसे प्यार किया। वो मेरे लिए सब कुछ थी, पर 1 महीने पहले उसे किडनैप कर लिया गया और करीब 10 दिन पहले लोगों को उसकी लाशें नदी किनारे मिली। मोसुके रोते हुए कहता है कि उस बेरहम किलर को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे खत्म करके रहूंगा। जिंता कहता है कि देखो मैं तुम्हारा दर्द समझ गया, पर ये तुम्हारा काम नहीं है, उस डीमन को मैं खुद मारूंगा। मोसुके कहता है कि मैं उसे ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ, बस आखिरी बार तो मुझे करने देना। जिंता को उसकी आंखों में साफ बदली का वो गुस्सा दिख रहा था, इसलिए आखिर में वो मान ही जाता है। जिसके बाद अगली सुबह दोनों अलग अलग होकर उस सीरियल किलर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। रात में बैठकर जब दोनों थोड़ा पी भी रहे होते हैं तो मोसुके पूछता है कि आखिर तुम डीमन को मारते क्यों हो? बस पैसों के लिए और कुछ नहीं। तो मोसुके कहता है कि नहीं, तुम्हें देख के लगता है कि तुम पैसों के लिए सिर्फ किसी की जान लोगे, तुम्हारे पास जरूर कोई और वजह है। तो जिंता बता देता है कि हाँ, एक डीमन है जिसे मैं हर हाल में खत्म करना चाहता हूँ। मैं पहले एक इंसान ही था, पर जैसे ही उस डीमन ने मेरी आंखों के सामने मेरे प्यार को ही मार डाला तो उसकी नफरत और गुस्से ने मुझे भी एक डीमन बना दिया। अब फैसला तब होगा जब मैं उसका सामना करूंगा। तुम शायद सही कह रहे हो मोसुके, मैं बिना वजह कुछ नहीं करता। अगली सुबह जिंता वापस उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुमने उस डीमन को मार दिया? तो जिंता कहता है कि नहीं, फिलहाल तो नहीं, पर जल्दी मार दूंगा। वैसे अगर तुम्हारी जैसी प्यारी लड़की इस दुकान पर काम कर रही है तो फिर यहाँ कोई कस्टमर क्यों नहीं आता? जो सुन वो आदमी कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें भी मेरी बेटी प्यारी लग रही है। वैसे बताओ बेटी, तुम्हें ये कैसा लगता है? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, वो बस मुझसे पूछ रहे थे, प्लीज तुम मुझे माफ करना, मेरे पिता ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। जिंता कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे फादर काफी अच्छे इंसान है। तो वो पूछते कि हाँ वो तो है, पर क्या आपके फादर ऐसे नहीं थे? इस पर जिंता कहता है कि नहीं, वो हमेशा मेरी छोटी बहन सुजुने को बहुत ज्यादा मारते पीटते थे और इसलिए उसे बचाने के लिए एक दिन मैं अपनी बहन को लेकर घर से भाग गया। पर अब मुझे समझ आ चुका है कि वो ऐसा क्यों करते थे। अक्सर चीजें वैसे नहीं होती जैसा हम उन्हें देखते हैं। इसके बाद एक और दिन बीत जाता है जहाँ जिंता और मोसुके उसी सीरियल किलर को ढूंढ रहे थे, पर अब तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। जब से उन्होंने तलाश शुरू की है, कई दिनों से वो किलर ऐसे छुप गया है जैसे कहीं गायब सा ही हो गया हो। वो लोग आसपास देख ही रहे थे कि तभी मोसुके कुछ नोटिस करता है। वो लोग जब पास देखने गए तो यहाँ ओफू खड़ी थी, उसी रेस्टोरेंट के मालिक की बेटी जहाँ जिंता खाना खाता है। तो जिंता जाके पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो?
मोसुके गायब हो जाता है ताकि ओफू उसे न देख ले। जिंता के पूछने पर वो कहते हैं कि मैं तो बस यहाँ कुछ खूबसूरत फूलों को देख रही थी। इनका नाम स्नो पीडो है जो चेरी ब्लॉसम से काफी सिमिलर होते हैं। ये भले ही चेरी ब्लॉसम जैसे नहीं होते पर फिर भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इन्हें खिलते देखना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं कभी कभी यहाँ जाया करती हूँ। तो जिंता कहता है कि हाँ वो तो है, फिलहाल तुम्हारे फादर इंतजार कर रहे होंगे, चलो यहाँ चलते हैं। तभी आगे ओफू को कुछ और खूबसूरत फूल दिखते हैं जिन्हें जिंता को दिखाते हुए वो बताती है कि इन फूलों का नाम है विंडन टैफनी। ये काफी रेयर ही देखने को मिलता है क्योंकि ये सिर्फ सर्दियों में खिलते हैं। रास्ते में चलते हुए जिंता और ओफू के बीच में कई सारी बातें होने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल भी हो गए होते हैं। जिंता जब उसे घर तक लाकर छोड़ देता है तो वो उसे कहते हैं कि प्लीज मेरे पापा को मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ थी, मेरे साथ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जैसे ही ओफू अंदर जाती है मोसुके सामने आ जाता है जो कि कब से उन दोनों का पीछा कर रहा था। अगली रात दोबारा वो लोग ब्रिज पर आके उसी किलर का वेट कर रहे होते हैं जहाँ मोसुके ने आज कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। तभी उनके बगल में से एक लड़की गुजर रही होती है और अचानक ही अगले पल मोसुके पर कहीं से अटैक हो जाता है। ये देखते ही वो लड़की डर के मारे वहीं पर बैठ जाती है क्योंकि अब वो ही डीमन जो असली सीरियल किलर है वो सामने आ चुका था। इससे पहले कि जिंता रेडी हो पाता वो डीमन उस पर कूद जाता है, पर इसके बावजूद जिंता किसी तरह उसे रोक लेता है और उस लड़की से कहता है कि बस अब हिलना मत, वहीं बैठी रहो। जिसके बाद जिंता खुद को संभालते हुए उस डीमन से लड़ना शुरू कर देता है, पर वो डीमन चालाकी से मौका देखते हुए जिंता को धकेलते हुए उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी कोई उसे बचा लेता है, जो और कोई नहीं बल्कि मोसुके ही था। जिंता दोबारा से उस डीमन पर कुछ अटैक्स करने के लिए आगे बढ़ता है, पर अगले ही पल वो बड़ी तेजी से गायब ही हो गया। मोसुके कहता है कि शायद मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, मैं उसे ढूंढ सकता हूँ, और ये कहते हुए चला जाता है। वो लड़की जिंता को पुकारते हुए कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। जिंता भी उसकी हेल्प करते हुए जब हाथ पकड़ के उसे उठाता है तो पूछते है कि तुम मुझे भूल तो नहीं गए। जो सुन जिंता बड़ा ही हैरान रह गया और 2 मिनट के लिए कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि यारो ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नात्सु थी। यहाँ पता लगता है कि ये दोनों असल में एक दूसरे से 3 साल बाद मिल रहे हैं। जिंता कहता है कि अरे नात्सु तुम यहाँ, तुम तो अभी भी उतनी ही छोटी हो। तो जिंता तुम अब भी वैसे ही हो, बिल्कुल मजाकिया, वैसे मैं बस यहाँ एक डिलीवरी करके वापस जा रही थी। अचानक तभी नात्सु के पीछे कोई आ गया जिसे देखकर वो कुछ ज्यादा ही डर गई, लेकिन वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जिंजी होता है, जो जिंता को देख हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। जिंता कहता है कि इतनी रात गए तुम लोग का इस तरह घूमना सेफ नहीं, अभी अभी नात्सु पे एक डीमन ने हमला किया और मैं उसी डीमन को मारने के लिए इस विलेज में आया था। तो जिंजी पूछता है कि वैसे काफी समय बीत गया, क्या तुम आज भी डीमंस को मारते हो? जिंता कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। जिंजी बताता है कि वैसे मैंने सुना है कि इस विलेज के पास एक पुराना मंदिर है और लोगों को उस मंदिर के अंदर से औरतों के चिल्लाने की आवाज आती है और उनका मानना है कि वहाँ कोई डीमन रहता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ मोसुके अभी उसे डीमन को ढूंढते हुए उसका पीछा कर रहा था। अचानक तभी उसे किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही वो चीख सुन के वहाँ पहुंचा तो देखता है कि वो डीमन दोबारा से किसी औरत को किडनैप करके ले जा रहा है। जो देख उसे अपनी मरी हुई वाइफ की याद आती है जिसे उस डीमन ने बेरहमी से मार दिया था। गुस्से में मोसुके भागते हुए उस औरत को बचाने के लिए डीमन का पीछा करने लगता है, जहाँ वो डीमन उसे पास ही के एक मंदिर में लेकर आ गया था। मोसुके गायब होकर चुपके से उसका पीछा करते हुए जब अंदर पहुंचा तो वो डीमन उस औरत को अंदर लाकर बुरी तरह से खा रहा होता है। कुछ सेकंड्स के अंदर ही डीमन ने उस औरत के पूरे हाथ पांव अलग कर दिए थे और आखिर में मोसुके को सिर्फ उसकी अलग हुई पड़ी गर्दन दिखाई देती है। गुस्से में आकर मोसुके खुद उस पर अकेले अटैक करने चला गया, पर वो डीमन बस अपने एक वार से ही उल्टा उसे ही जख्मी कर देता है और मोसुके की आंखों के सामने ही वो उस औरत के सिर को भी खा गया और चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जिंता भी मोसुके को ढूंढते हुए उसी मंदिर में पहुंचता है क्योंकि जिंजी ने इसी मंदिर के बारे में बताया था। जिंता जल्दी से भागते हुए मोसुके के पास पहुंचा तो वो बुरी तरह घायल हालत में पड़ा था और रोते हुए जिंता से माफी मांगता है कि माफ करना, उसने मेरे सामने ही एक औरत को खा लिया पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मोसुके जिंता को एक शॉट देते हुए कहता है कि ये लो, इसके साथ तुम उस डीमन का सर काट देना ताकि कम से कम मेरी बीवी का बदला पूरा हो, जरूरत पड़े तो तुम मेरी ताकत भी ले सकते हो। और ये कहते हुए मोसुके जिंता के सामने ही मारा जाता है। जिंता को भी उसकी पावर्स की जरूरत थी तो अपने डीमन आर्म का यूज करते हुए वो उसकी सारी पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगा। जैसे जैसे वो उसकी ताकत ले रहा था उसे मोसुके की सारी यादें भी दिखने लगती है कि कैसे वो अपनी बीवी से मिला जिसने उसके डीमन होने के बाद भी उसे एक्सेप्ट किया और उसके साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिताई। कुछ देर के अंदर ही जिंता जैसे उसकी सारी पावर एब्सॉर्ब कर लेता है, हर डीमन की तरह मोसुके भी व्हाइट फॉग में बदलकर गायब हो गया। दूसरी तरफ वो डीमन एक और औरत को किडनैप करके ला चुका था और उसे भी खाना शुरू कर देता है। वो खुद से बातें करते हुए कहता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक ऑलरेडी मॉन्स्टर बन चुका था। मेरे अंदर की आवाज हमेशा मुझे घर जाने को कहती थी, पर मुझे यही नहीं पता कि आखिर वो घर है कहाँ। मेरे अंदर की आवाज हमेशा मुझे इंसानों को मारकर खाने के लिए कहती है, पर फिर भी मुझे वो सुख नहीं मिला। मुझे इंसानों की तरह जीने के लिए खुद के लिए एक नया शरीर चाहिए था, इसलिए मैंने इन औरतों को लाकर खाना शुरू कर दिया। अपने घर को ढूंढने की तलाश में मुझे ऐसे कितने औरतों को मारना पड़ेगा मुझे खुद नहीं पता। वो डीमन उस औरत को खाने में बिजी होता ही है कि तभी जिंता अचानक पीछे से आकर मोसुके की पावर का यूज करते हुए उसका हाथ ही काट डालता है। दर्द के मारे चीखते हुए वो डीमन अपने एक हाथ से जिंता पर अटैक करने लगा, पर अब अपनी इनविजिबल होने की पावर्स की वजह से उसके अटैक्स को डॉज करना उसके लिए अब कोई बड़ी बात नहीं थी। जिंता वापस सामने आकर डीमन आर्म का यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड के एक स्लैश के साथ ही उस डीमन का सर धड़ से अलग कर देता है। आधे सर के साथ जमीन पर पड़ा वो डीमन दर्द के मारे तड़पते हुए चीखने लगता है। जिंता अपना एक सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम आदमियों को मौके पर ही मार देते हो और औरतों को यहाँ लाकर खाते हो, पर
मोसुके की वाइफ की बॉडी तो सही सलामत थी, तो मतलब तुमने उसे नहीं खाया, आखिर तुम चाहते क्या हो? जिस पर वो डीमन कहता है कि मुझे बस घर जाने के लिए एक शरीर चाहिए और मैं किसी भी हालत में वो पाना चाहता हूँ। पर उसकी ये बात जिंता को बड़ी फालतू लगती है, तो अब वो डीमन को उठाकर उसकी पावर्स एब्जॉर्ब करने लगता है। तेज स्पीड, खतरनाक वार, हवा में उड़ने की शक्ति, जो सब उस डीमन के पास थी वो सब कुछ जिंता एब्जॉर्ब कर लेता है। पर जब जिंता उसकी मेमोरीज में झांकने की कोशिश करता है तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि यहाँ पता लगता है कि ये डीमन पहले एक लड़की थी जिसके साथ बहुत से मर्दों ने मिलकर जबरदस्ती की और बुरी तरह मार के पानी में फेंक दिया। गहरे पानी में डूबते हुए मरने से पहले उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि मुझे किसी भी तरह अपने घर वापस जाना है। मर्दों के लिए उसके अंदर की नफरत और गुस्से ने उसे ऐसा भयानक डिमोनिक रूप दे दिया और तभी अर्जिंता को उस डीमन के पीछे की सच्चाई का सबसे दर्दनाक हिस्सा पता लगता है, क्योंकि ये औरत और कोई नहीं बल्कि मोसुके की वाइफ हासु थी। क्योंकि जब जिंता ने उसकी मेमोरीज में झांका तब वो उसे मोसुके कहकर पुकार रही थी। मरने से पहले जो सब उसके साथ हुआ उसी नफरत की भावना ने उसे आज एक डीमन का रूप दे दिया। वो डीमन धीरे धीरे करके पूरी तरह गायब हो गया और आखिर में सिर्फ वहाँ पर मोसुके की वाइफ हासु के बालों का पिन बचा रह जाता है, जो कि मोसुके ने उसे गिफ्ट दिया था। जिंता समझ जाता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ अब बदले के लिए नहीं रही, ये अब उसके लिए एक टूटे हुए प्यार, एक बर्बाद हुई जिंदगी और न्याय की लड़ाई है। अब कुछ दिन बाद जिंता विलेज से बाहर निकल जाता है मोसुके के घर पर उसकी पत्नी और उसकी सारी यादें छोड़कर। दूसरी तरफ वही रेस्टोरेंट का मालिक अपनी बेटी से पूछता है कि आखिर जिंता यहाँ पर इतने दिनों से आया क्यों नहीं? अब तो लोगों का मरना भी बंद हो गया, तो शायद कहीं वो अपना काम खत्म करके चला तो नहीं गया। ओफो कहते हैं कि नहीं, कल मेरी उससे मुलाकात हुई थी, उसने कहा था कि जाने से पहले आखिरी बार यहाँ जरूर आएगा, शायद हो सकता है कुछ डीमंस अभी भी जिंदा हो। इधर रात होने पर दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि विलेज में घूमते हुए सोच रहे होते हैं कि अब हमें किसी और औरत के मजे लेने चाहिए, कोई नया शिकार मिल जाए तो मजे ही आ जाए। तुम लोग को भी समझ आ ही गया होगा कि ये वही घटिया लोग हैं जिन्होंने मोसुके की वाइफ के साथ वो सब गलत किया था। वो लोग बातें करते हुए घूम ही रहे थे कि तभी सामने से जिंता आ जाता है। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, जिंता एक झटके में ही दोनों को मारकर खत्म कर देता है और मन में धीरे से मोसुके से कहता है कि फाइनली अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, तुम्हारी पत्नी के गुनहगारों को उनकी सजा मिल चुकी है। इधर दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल काफी उदास था। वो कहीं चलते हुए जा ही रहा था कि तभी सामने उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसमें उसे अपना कोई जाना पहचाना चेहरा दिख रहा था। वो आगे बढ़ने ही लगा कि तभी ओफो से टकरा जाता है जो उसे माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पर जैसे ही ओफो का पिता सामने आता है उसने उस आदमी को पहचान लिया और कहता है कि यारो आप तो नासुका हो ना, वही फेमस सामुराई है। सुबह होने पर जब वो लोग उसे खाने के लिए देते हैं तो बड़ा ही परेशान था। तो वो मालिक पूछता है कि आखिर बात क्या है, आप इतने टेंशन में क्यों हो? इस पर नासुका कहता है कि दरअसल मेरा एक बड़ा भाई है। जो सुन वो लोग बड़े हैरान थे कि आपका कोई बड़ा भाई कैसे हो सकता है, आप तो फैमिली के इकलौते मेंबर हो। तो बताता है कि नहीं, असल में मेरा एक भाई है सादा नागा म्योरा, पर पता नहीं वो अब है कहाँ, मैं कब से उसे ही ढूंढ रहा हूँ। पर रेस्टोरेंट के मालिक और उसकी बेटी ने ये नाम कभी नहीं सुना था, इसलिए थोड़ा शक करने लगते हैं कि कहीं इन्हें कुछ बीमारी तो नहीं हो गई। मुझे यकीन है कि मेरा एक भाई है, पर मेरा माता पिता खुद कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। ओफो कहते हैं कि देखिए अगर ऐसा है तो मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो शायद आपकी हेल्प कर सकता है। वो हमारी दुकान का एक रेगुलर कस्टमर है। नाओ पूछता है तो क्या वो कोई तांत्रिक है जो आत्माओं को खत्म करता है? जिस पर वो मालिक हंसते हुए कहता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, तुमने गलत समझ लिया। वो बस एक मामूली आदमी है जो डीमंस को खत्म करने का काम करता है। उसने अब तक कई रहस्य सुलझाए हैं, तो शायद वो तुम्हारे इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच जिंता खुद वहां जाता है, जो कि हमेशा की तरह चुपचाप आके बैठ के अपना वही सेम खाना ऑर्डर करता है। वैसे तो उसने नाव पे जरा भी ध्यान नहीं दिया था, पर वो उसे बड़ी गौर से देख रहा होता है कि जैसे उसे कोई उम्मीद की किरण मिल गई हो। रेस्टोरेंट का मालिक जिंता से पूछता है कि अब तो बस तुम ही हमारे कस्टमर हो, कहीं तुम्हें हमारे लजीज खाने की आदत तो नहीं लग गई? जिंता कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। वो जब जिंता के लिए चाय लेकर आती है तो वो उसकी तारीफ करता है कि तुम तो दिन ब दिन अपने काम में और बेहतर होती जा रही हो। हाँ आपका शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। वैसे तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? तो जिंता कहता है कि हाँ काम तो खत्म हो गया, पर जब भी मैं तुम्हारे बताए उन खूबसूरत फूलों को देखता हूँ तो उनसे अपनी नजर नहीं हटा पाता। वो सर्दियों में खेलते हुए बड़े ही अच्छे लगते हैं। भाई कहीं ये जिंता ओफो पे लाइन तो नहीं मार रहा? तुम्हें क्या लगता है? दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी नाव खुद जिंता के सामने आते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो बीच में आने के लिए, पर मैंने सुना है कि आप डीमन से रिलेटेड मिस्ट्री सॉल्व करने का काम करते हो। तो जिंता कहता है कि हाँ वो मेरा काम है। नाव कहता है कि देखिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक रहस्य सुलझाएं। तो जिंता कहता है कि देखो डीमंस को मारने के अलावा मैं तुम्हारी हर चीजें मदद तो नहीं कर सकता, पर फिर भी बताओ क्या हुआ। ये सुनना बड़ा ही उदास हो गया क्योंकि उसे लगा कि शायद जिंता कुछ नहीं कर पाएगा और चुपचाप बिना अपनी परेशानी बताए खाने के पैसे देकर चला जाता है। वो मालिक जिंता से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है क्या तुम नाव की मदद नहीं कर सकते? शायद सच में उसे अपना बड़ा भाई नहीं मिल रहा, इसलिए वो काफी परेशान है। ओफू भी कहती है कि हाँ प्लीज, मेरे ख्याल से वो सही बोल रहे हैं, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। और भाई लड़की ने बोल दिया करने का तो मतलब करने का, इसलिए जिंता भी मान जाता है। वो मालिक हाथ जोड़ते हुए कहता है कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया, एक आप ही हो हमारे रेगुलर कस्टमर, प्लीज यहाँ रोज आते रहना। कुछ देर बाद जिंता एक छोटे से ढाबे पर अपने वही फेवरेट राइस क्रैकर खा रहा होता है तो वहाँ नासू से देख लेती है। तो वो भी जिंता के साथ आगे खाने लगती है, जहाँ उसकी शादी के बारे में पूछता है कि अगर तुम किससे शादी करने वाली हो? तो वो कहती है कि नहीं फिलहाल तो मेरे फादर ने कहा है मैं अपना पति खुद चुन सकती हूँ, पर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वैसे जिंता तुम्हारी एज क्या है? अच्छा मैं 31 का हूँ। जो सुन वो बड़ी हैरान हो गई कि तुम तो यार लगते तो नहीं हो, तुम्हारे तो बाल भी सफेद नहीं हुए। तो जिंता कहता है कि हाँ ऐसा होता है, कुछ लोगों पर उम्र का असर नहीं दिखता। तो पूछती है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की, कोई
अच्छी सी लड़की ढूंढ के शादी कर लो। जिंता कहता है कि नहीं, तुम तो जानती हो कि मैं एक डीमन हंटर हूँ और भला मेरे जैसे आदमी से जो इतना खतरनाक काम करता हो उससे कोई शादी क्यों ही करना चाहेगा। नासु कहते हैं कि सही में तुम बहुत अलग हो। कई बार तो तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है, पर सच में तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर और बातचीत करके नासु वापस निकल जाती है और जाते जाते कहती है कि ज्यादा मेरी बातों के बारे में मत सोचना, वरना कहीं टेंशन ले लेके तुम्हारे चेहरे पे भी झुर्रियां ना आ जाए। जो सुन जिंता स्माइल कर देता है, काफी टाइम बाद यार मैंने इसे हंसते हुए देखा है। तो इस तरफ यहाँ शाम होने पर जब नाव अपने घर से निकल रहा होता है तो उसके माँ उसे रोकते हुए कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी ये खोज बंद क्यों नहीं करते। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है। पर यार नाव को इन सब बातों पे यकीन नहीं था और चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, मुझे यकीन है कि वो सच में है, मैं उसे ढूंढ कर अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और ये कहते हुए नाव अपने घर से भाग जाता है। यहाँ तक कि उसे अपने भाई की मेमोरीज भी याद है कि कैसे उसने एक सामुराई के सिद्धांतों के बारे में नाव को सिखाया था। नाव ये सब सोचते हुए जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से जिंता आ गया। देखो मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, पर मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे पाऊँ। नाव कहता है कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, कम से कम तुम मेरी मदद के लिए आए। जिंता पूछता है कि तो गायब होने से पहले तुम्हारे भाई के हालात कैसे थे, क्या तुम्हें किसी भी कोई शक है या फिर कोई डाउट है जो तुम्हारे भाई के साथ ये कर सकता है। नाव कहता है कि हमें कहीं चल के बात करनी चाहिए, मैं तुम्हें अपने घर तो नहीं ले जा सकता, तो चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। जिंता अब उसे लेकर अपने वही फेवरेट रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ नाव उसे पूछता है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी तलवार कहाँ से आई। तो जिंता बताता है कि मैं पहले ब्लैक स्मिथ विलेज में रहा करता था, जो बेहतरीन स्वॉर्ड्स बनाने के लिए काफी मशहूर है, मुझे अपनी ये स्वॉर्ड भी वहीं से मिली। नाव कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, उस विलेज का नाम कार्डुल विलेज है, वहाँ सबसे ज्यादा ब्लैक स्मिथ ही रहते हैं। जिंता कहता है कि हाँ ये तलवार पहले वहाँ के मंदिरों में रखी जाती थी, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अब मेरे पास है। जो सुन नाव को भी याद आ गया कि हाँ ये तो वही तलवार है हिरायाई, जो डीमंस को मारने के लिए बनाई गई है। जिंता कहता है कि हाँ फिलहाल ये सब छोड़ो, मुझे काम की बात बताओ। तो नाव कहता है कि हाँ जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मेरा भाई गायब हो गया है, पर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि मेरे खुद माँ बाप ये कहते हैं कि मेरा कोई भाई नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं ही उनका इकलौता बेटा हूँ। मैंने कोशिश तो बहुत की पता करने की, पर मेरे अलावा मेरे भाई के बारे में और कोई जानता ही नहीं। वो मालिक आके कहता है कि अगर तुम लोग को ये सीरियस बात करनी है तो कहीं और प्राइवेट जगह जाकर कर लो, यहाँ पे कोई सुन लेगा। तो जिंता कहता है कि अबे कोई आएगा तभी तो सुनेगा, मेरे अलावा कोई आता भी है यहाँ। नाव आगे जिंता को बताता है कि दरअसल मेरा भाई जनवरी में गायब हुआ था, लेकिन उसके गायब होने से पहले लास्ट बार जब मैंने उसे देखा तो उसने कहा था कि वो किसी लड़की से मिलने जा रहा है। उसके रूम में मुझे कुछ अजीब फूल भी मिले थे जिसकी खुशबू बहुत तेज थी, शायद उसने वो खुद वहाँ रखा था। जिंता के पूछने पर पता लगता है कि अब भी वो फूल नाव के घर पर उसके पास रखे हुए हैं। तो कहता है कि ठीक है, कल तो मुझे खुद उन फूलों को दिखाना। जिसके बाद अगली सुबह फ्री टाइम में जिंता दोबारा से वहीं आ गया जहाँ उसके साथ साथ नात्सु भी आई थी आज। ओफू ने देखते हुए चिढ़ाती है कि लगता है तुम दोनों एक दूसरे के ज्यादा ही करीब हो। तो नात्सु कहते हैं कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस दोस्त हैं। जिंता पूछता है कि वैसे ये नाव आखिर किस तरह का इंसान है। तो वो बताते हैं कि वो तो बस कभी कभी किसी खास मौके पर ही किसी से ही बात किया करते हैं। वो बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह। हाँ बिल्कुल सही कहा, वो बड़ा ही शांत और समझदार है, पर जब तलवारों की बात आती है तो इस पूरे विलेज में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो मालिक जिंदा को एक चीज दिखाता है जो नाव ने काफी टाइम पहले उसे दी थी। वैसे तो ये कोई बहुत खास तो नहीं, पर उसके परिवार के हर एक सामुराई के पास ये होता था। इसका नाम है कोगाए, जो ज्यादातर सामुराई के पास ही रहता है। वो उस चीज को जिंता को सौंपते हुए कह देता है कि मैं तो एक दुकानदार हूँ, भला मैं इसे अपने पास रख के क्या करूंगा। तो जिंता भी वो ले लेता है। तभी जिंता ओफू से पूछता है कि क्या मैं सही हूँ, जिन फूलों का जिक्र नाव ने कल किया था उन्हें डैफोडिल्स कहा जाता है। तो ओफू कहते हैं कि हाँ वही है, उनकी खुशबू बहुत तेज होती है, जैसा कि नाव सामा ने बताया। इधर दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बॉल के साथ खेल रही थी। एक आदमी और औरत उसे देख रहे होते हैं कि तभी एक तेज हवा के झोंके से पलक झपकते ही गायब हो गए। अब ये लड़की कौन है और यहाँ पर हो क्या रहा है ये तो मैं जल्दी पता लगेगा। शाम होने पर जिंता खुद नाव से मिलने उससे घर आता है, जहाँ उसकी माँ जिंता को देख कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मेरा बेटा काफी समय से अंदर ही अंदर परेशान था, पर आपको आज देख कर वो थोड़ा खुश दिख रहा है। इसके बाद नाव जिंता को एक कमरे में लेकर आ गया और उसे वही फूल दिखाता है जिसके बारे में उसने कल बताया था। तो यही है वो डैफोडिल्स। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें बसंत के मौसम में ही मिले थे। नाव कहता है कि हाँ बिल्कुल, उसी दिन मैं अपने भाई के कमरे में गया था। जिंता थोड़ी देर सोचने के बाद मामला समझ जाता है और कहता है कि मैं समझ गया, जिस लड़की से तुम्हारा भाई मिलने गया था वो और कोई नहीं बल्कि एक डीमन थी जो उसे अपनी दुनिया में अपने साथ ले गई। मैं तुम्हारे भाई का कमरा भी देखना चाहूंगा, पर तुम मेरा थोड़ा आगे चलो, मैं बाद में आऊंगा। जिंता ने ऐसा इसलिए कहा ताकि वो शांत बैठकर आसपास डीमन की मौजूदगी को महसूस कर सके। उसके बाद सुन नाव अकेले खुद अपने भाई के कमरे में पहुंचता है, जहाँ उसे काफी चक्कर सा आने लगा। उसे आसपास एक छोटी बच्ची की आवाज आने लगी जो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और अगले ही पल उसे अपने सामने एक जलता हुआ घर दिखाई दिया, जहाँ एक छोटी सी बच्ची आग में जलते हुए अपने पेरेंट्स को देख उनकी तरफ जाते हुए उन्हें बचाने की कोशिश करती है, पर उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाती। उसकी आंखों के सामने ही उसके पेरेंट्स आग में जलकर मारे जाते हैं। कुछ देर बाद जब बारिश आने पर आग बुझी तो बच्ची देखती है कि उसका पूरा गांव जलकर राख हो चुका है। उस बच्ची ने रातों रात अपना घर, अपने पेरेंट्स और अपना पूरा गांव ही खो दिया। और फिर वही उसके साथ भी हुआ जो मुस्की के वाइफ के साथ हुआ था। गुस्से और अकेलेपन की भावना ने उसे भी एक डीमन बना दिया। ऐसा लग रहा था कि इस घटना के बाद उसने अपने आप को पूरी तरह से खो ही दिया। आसपास खड़े गाँव के लोग उसे देखकर काफी
काफी डरने लगते हैं क्योंकि वो बच्ची अब एक इंसान नहीं रही, वो अब एक डीमन बन चुकी थी। और इसके बाद वो उस गाँव से हमेशा के लिए गायब हो गई। जिसके बाद कई साल बीते और वो छोटी सी बच्ची अब काफी बड़ी हो गई थी। काफी लंबे समय के बाद वो एक विलेज में पहुंची जहाँ एक घर में हंसते खेलते परिवार को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और सोचती है कि काश मैं उस वक्त में वापस जा पाती, अपने मॉम डैड के पास लौट पाती। और बस उसके इतना कहते ही आसपास का पूरा माहौल बदल जाता है और उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे वो दोबारा से एक छोटी सी बच्ची बन गई। वो अपने मॉम डैड को देख उनकी तरफ भाग रही थी कि तभी नाव की आंखें खुल जाती हैं। जब वो थोड़ा होश में आया तो देखता है कि वो तो कहीं और ही आ चुका है। इससे पहले कि वो आसपास का माहौल समझ पाता, जिंदा पहुंच जाता है जहाँ उन्हें समझ में आ जाता है कि वही जगह है जहाँ नाउसुके का भाई गायब हुआ था। ये उसी छोटी बच्ची का घर है जिसे अब तक नाव ने देखा। सारी की सारी कहानी उसी बच्चे से जुड़ी हुई है। नाउसुका आसपास देख ही रहा होता है कि तभी थोड़ी दूरी पर ही उसे अपना भाई बैठा दिखा जो उस बच्ची के साथ खेल रहा था। ये सुनो, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मैं तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। तब उससे कहती कि तुम अपने घर क्यों न चले जाते? तुम्हारा परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे तो यहाँ आके अपने पेरेंट्स से मिलने का मौका मिलता है और यही मेरे लिए काफी है, तो तुम वापस चले जाओ। जिस पर नाव का भाई कहता है कि नहीं बच्ची, तुम गलत हो। घर चार दीवारी से नहीं लोगों से बनता है। जहाँ सुकून न मिले वो कोई घर नहीं होता। तुम पता नहीं कितनी सदियों से यहाँ पर कैद हो, बस सालों से अपने पेरेंट्स की परछाई देख रही हो। तुम चाहती हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर तुम्हें अपने साथ लेकर, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह रखूंगा। लेकिन वो बच्ची मना करते हुए कहती है कि नहीं, तुम मेरे पिता नहीं बन सकते। तो वो भी कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ तब तक रहूंगा जब तक तुम अपना मन नहीं बदल लेती। और इसके अगले पल ही वो नाव के सामने से गायब हो जाता है। नाव झुक के उस बच्ची से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे भाई को प्लीज वापस कर दो, पर जिंता मना करते हुए कहता है कि नहीं, अब ये मुमकिन नहीं। पर क्यों? अभी तो वो यहीं पर था, मैंने उसे अभी देखा। तो जिंता समझाता है कि दरअसल यहाँ का समय हमारी दुनिया से बहुत अलग चलता है। जो फूल तुमने मुझे दिखाए वो सिर्फ सर्दियों में मिलते हैं, पर जब तुम्हारा भाई गायब हुआ वो वसंत का टाइम था। पर अभी हमारे टाइम में पतझड़ का मौसम चल रहा है। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इस दुनिया या फिर कह लो इस डोमेन के अंदर सैकड़ों मौसम गुजर चुके हैं। उनके सामने खड़ी वो बच्ची बताती है कि मेरे पास ड्रीवन नाम की एक पावर है, उसी से मैंने अपना एक खुशियों का गार्डन बनाया। मैं यहाँ सिर्फ यादें बना सकती हूँ, किसी इंसान को रोक के नहीं रख सकती। जाने से पहले वो बच्ची ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे तुम्हारा भाई छीन लिया, लेकिन उसने मुझे मुक्ति दिलाई, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिसका यार साफ मतलब है कि नाव के भाई ने यहाँ कई साल जी लिए और अब शायद वो मर भी चुका है। जिंदा पूछता है कि वैसे अब तुम क्या करोगी? तो बताती है कि अब तक तो मैं बस अपनी यादों में जी रही थी, लेकिन अब और नहीं, अब मैं वहाँ जाऊंगी जहाँ मेरी जगह है। नाव और जिंता भी अपनी असली दुनिया में वापस आ जाते हैं क्योंकि उस लड़की को मुक्ति मिल चुकी थी। पर नाव के मन में अब भी ये सवाल था कि आखिर मेरे भाई ने उस दुनिया में रुकने का फैसला किया क्यों? अगले दिन नाउसुका उसी रेस्टोरेंट में जिंता के पास बैठा होता है और उसे बताता है कि मैंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की। मैंने पता लगाया कि जिस हादसे में उस बच्चे के माँ बाप गुजर गए थे उसका पूरा घर जल गया था और तो और पूरा विलेज भी जल गया था। वो करीब 200 साल पहले हुआ था। और सबसे मेन हैरानी वाली बात यह है कि जहाँ आज नाव का घर बना हुआ है वहीं कभी उस बच्ची का घर भी हुआ करता था जहाँ वो अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। शायद इसी वजह से उसकी बनाई वो दुनिया सीधे नाव के घर से जुड़ी थी। जिंता नाव से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, इतना कुछ होने के बावजूद मैं तुम्हारे भाई को वापस लाने में हेल्प नहीं कर पाया। तो नाव कहता है कि नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, उस बच्चे के साथ रहना मेरे भाई का अपना फैसला था, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिंता से बातचीत करने के बाद नाव वापस जा रहा होता है कि तभी ओफो उसे रोकते हुए कहती है कि मैंने आपके भाई के बारे में सुना, भले ही आपके अलावा वो और किसी को नहीं याद, लेकिन उन्होंने एक बच्ची की खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। जो सुन नाव भी बहुत खुश होता है कि हाँ, मेरा भाई सच में एक महान इंसान था। रेस्टोरेंट का मालिक जिंता से नाव की हेल्प के लिए शुक्रिया करने जाता है तो वो कहता है कि हाँ, पर मुझे अभी एक बात समझ नहीं आ रहा, उस बच्ची को नाव के बड़े भाई सागा नागा का असली नाम कैसे पता था? क्योंकि एक सामुराई का असली नाम सिर्फ राजा या फिर उसके परिवार वाले ही जानते हैं। तो कहते हैं कि यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं, फैमिली मेंबर्स को ये सब बात पता होती है। शायद वो बच्ची ने उसके साथ रहने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होगा, इसलिए वो भी उसका नाम जान गई। जिंदा पूछता है कि वैसे जब आप मुझे उस दिन नाउसुका के बारे में बता रहे थे तो आपने उसे कुछ और नाम से पुकारा था। तो मालिक कहता है कि हाँ, वो नाम मैंने उसकी माँ के मुंह से ही सुना था। जिंता कहता है कि लेकिन मैं तो उसकी माँ से ही मिला था, पर वो भी उन्हें प्यार से नाउसुके कह के ही बुलाती है। तो भला आपको उसका असली नाम कैसे पता? मुझे याद है कि उस डीमन लड़की ने भी कहा था कि सादा नागा अब वहाँ नहीं है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे ऐसा लगता है कि वो डीमन लड़की और सादा नागा कई सालों तक एक साथ रहे होंगे, और जब तक सादा नागा उसकी दुनिया से वापस अपनी दुनिया में लौटे तब तक वो काफी बूढ़े हो चुके थे। तो वो उस हालत में तो अपने घर वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए शायद उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उन्हें एक छोटा सा घर मिल गया जहाँ उन्होंने अपनी दुकान खोल ली। तो मालिक कहता है लेकिन उस डोमेन में तो वक्त बहुत तेज से गुजरता है ना, तो हो सकता है कि वो बहुत पहले ही मर चुके हो। तो जिंता कहता है कि नहीं, जब मैंने उसे जाते हुए देखा तो उस बच्ची के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जो शायद इसलिए थी क्योंकि उसे अपने एक नए पिता मिल चुके हैं, जो और कोई नहीं बल्कि आप ही हो। क्यों, मैंने सही कहा ना मिस्टर सादा नागा? तो सादा नागा मुस्कुराते हुए कहता है कि तो आखिर तुम्हें ये बात पता चल ही गई, लेकिन ये बात तुम्हें पता कब चली? तो जिंदा कहता है कि उसी वक्त जब आपने मुझे ये चीज दी, क्योंकि कोगाई तो किसी महान सामुराई का ही हथियार होता है, तो भला आप जैसे दुकानदार के पास ही कहाँ से आएगा? तो मालिक कहता है कि हाँ, ये कोगाई असल में मेरी ही है, जो काफी पहले नाव ने मुझे गिफ्ट की थी। ऐसा है तो फिर आप उनसे जाकर मिलते क्यों नहीं, उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आप जिंदा हैं? तो वो कहता है कि नहीं, अब इतना लंबा समय बीत चुका है और तो और मैं अपने परिवार को खुद छोड़कर गया, अब बस मेरे पास एक बच्ची है जिसकी मुझे हिफाजत करनी है। वैसे भी वो ये बात कभी नहीं समझ पाएगा कि मैंने इस बच्ची के साथ रहने का फैसला क्यों किया। जिंता कहता है कि हाँ, मुझे पता है, असल में इसके पीछे कोई
कोई वजह थी ही नहीं। तो वो भी कहते हैं कि हाँ, मैंने बस उस बच्ची को अकेला देखा इसलिए उसके साथ रहने का फैसला कर लिया। मुझे भी यकीन था कि तुम इस बात को जल्दी समझ जाओगे, क्यों है ना मिस्टर जिंता, या फिर कहूँ मिस्टर डीमन महाशय। असल में साधना को शुरुआत से ही पता था कि जिंता एक डीमन है। जिंता जब उस बच्चे के बारे में पूछता है कि आखिर अब वो कहाँ है, तो कहते हैं कि अरे तुम्हारे सामने ही तो है, तुमने अब तक देखा नहीं क्या। वो डीमन बच्ची असल में और कोई नहीं बल्कि ओफू ही है। ओफू पूछती है कि अब जब आपको पता चले गया कि मैं एक डीमन हूँ और आप एक डीमन हंटर, तो आप भला क्या करोगे। तो जिंता कहता है कि नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े नूडल्स ला के दे दो। जिंता को ये बात समझ आ जाती है कि हम लोग जो खो चुके हैं वो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर दोबारा एक नई शुरुआत कर ली जाए तो हम भी बहुत अच्छी यादें बना सकते हैं। जिसके अब कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहां जिंता के फादर ने उसे एक जरूरी काम के लिए अपने पास बुलाया था। हालांकि जिंता को पता नहीं है कि वो उसका फादर ही है। वो बताते हैं कि दरअसल मेरा ही एक मर्चेंट दोस्त मेरे पास एक पेंटिंग लेकर आया, पर इस पेंटिंग के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिसने भी ये पेंटिंग बनाई थी वो अब इतना बीमार हो चुका है कि चल फिर भी नहीं सकता, और उसने मजबूरी में आकर मुझे पेंटिंग बेच दी, जिस वजह से इसे एक डिमोनिक पेंटिंग का नाम दिया गया है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके पीछे का रहस्य सुलझाओ, और पैसों की चिंता मत करना, तुम्हें इस काम के पूरे पैसे मिलेंगे। चिंता कहता है कि ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी है तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। काम मिल जाने के बाद चिंता खाने पीने के लिए वापस अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में आ जाता है। भाई कसम से जब से ये इस विलेज में आया है हर बार यहीं पे आके बैठ जाता है। इसी बीच जिंजी भागते हुए आके जिंता को एक मैसेज देने के लिए आता है। दरअसल हुआ ही है कि जिस इंसान के पास ऐसी दिखने वाली एक दूसरी पेंटिंग थी वो इंसान अचानक ही मर गया, जिस वजह से लोगों को अब यकीन हो चुका है कि पेंटिंग श्रापित है। जो सुन वो मालिक बड़ा गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुम ऐसी चीज हमारे दुकान में क्यों लेकर आए हो। तभी जिंता जिंजी को वो दूसरी पेंटिंग दिखाता है जो कि उसे जिंजी के मालिक से ही मिली है, यानी कि अपने फादर से। वो लोग जब एक साथ दोनों पेंटिंग्स को रखते हैं तो दोनों में जरा भी फर्क ही नहीं था, दोनों ही बिल्कुल एक जैसी थी बिना किसी बदलाव के। लेकिन जिंजी जो पेंटिंग लाया था वो थोड़ी सी फटी हुई थी। हमें अभी तो पता नहीं कि आखिर इसे किसने बनाया, पर मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं जिससे हम उस इंसान तक पहुंच सकते हैं जिसने इस दूसरी पेंटिंग को बनाया। मैं उसे पूछकर तुम्हें बताता हूँ। जिंता को ये कहकर जिंजी अपने फादर के पास आता है, जो कि वो भी पेंटिंग ही बेचा करते थे, क्योंकि उसे वो पेंटिंग अपने फादर के ही शॉप पे मिली थी। इसलिए उनसे पूछता है कि आखिर आपके पास ये आई कहाँ से थी, जिस पर वो बताते हैं कि दरअसल जिस कलाकार ने पेंटिंग बनाई थी वो अभी बहुत अमीर बन चुका है, और जिसने इसे खरीदा था वो अपनी जान गंवा चुका है। तो जिंजी पूछता है कि आप इस कलाकार को जानते हैं, क्या ये आसपास ही रहता है। इसके अब कुछ देर बाद वो जल्दी से जिंता से मिलते हुए बताता है कि दरअसल जिसने इस डिमोनिक पेंटिंग को बनाया वो सर काइचियो में रहता है, हमें साथ चलना चाहिए। पर जिंता मना कर देता है कि नहीं, हम नहीं जानते कि वो कौन है, इसलिए मैं खुद अकेला जाऊंगा। पर जिंता जब उस जगह पर पहुंचकर उस आदमी की हालत देखता है तो वो तो बिल्कुल ही अलग होती है। जिंता ने जब आसपास देखा तो चारों तरफ पेंटिंग ही पेंटिंग फैली होती है। लगता है आप काफी बीमार हो। हाँ सही कहा, अब मेरा शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि अब मेरे लिए पेंटिंग बनाना भी मुश्किल हो गया है। सुनिए, मेरा नाम है जिंता, मैं एक पेंटिंग से जुड़े अफवाहों के रहस्य सुलझा रहा हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। जिंता जब उन्हें वो पेंटिंग दिखाता है तो वो कहते हैं कि हाँ, इस पेंटिंग का नाम है कुंदे चाका, जो कि मैंने एक औरत को देख कर रखा था। तो क्या ये वही औरत है जो इस पेंटिंग में दिख रही है। नहीं, ये नाम तो मुझे एक भटके हुए मुसाफिर ने बताया था जो एक दिन मेरे घर भी रुका था। उसका नाम क्या था, उसका नाम, हाँ, मोतोहारू उसका नाम था। जो सुनते जिंता को अपने बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि असल में याद में मोतोहारू और कोई नहीं बल्कि शिरायुकी का फादर था। जिंता को वो समय याद आता है कि जब शिरायुकी के फादर ने मरने से पहले उन्हें एक डीमन से बचाया था। वो डीमन से लड़े तो थे पर शिरायुकी की मॉम को नहीं बचा पाए, और इसलिए वो जिंता से ये कहते हुए चले जाते हैं कि तुम अपनी बहन और शिरायुकी का ख्याल रखना, एक सच्चे योद्धा बनना, मेरी तरह नहीं जो अपनी वाइफ तक को नहीं बचा सका। जिसके बाद वो विलेज में अकेले उस डीमन से लड़ने चले गए और वहीं अपनी जान गंवा दी। जिंता जब उस बूढ़े आदमी को ऐसा बताता है कि मोतोहारू असल मेरे फादर जैसे थे तो वो सुनकर बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, मतलब तुम उसके बेटे जैसे हो। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें पूरा सच बताता हूँ। असल में ये बात है काफी सालों पहले की, मेरी जवानी की। सफर करते हुए एक दिन जब मैं गाँव में पहुंचा तो वहाँ एक औरत को देखा जो बेहद ही सुंदर थी। मैंने उसे अपने बारे में बताते हुए कहा कि मेरा नाम है दोसु सागा, मैं यहाँ नया हूँ। पर उसने अपना नाम नहीं बताया, बस मुझे इतना कहा कि तुम मुझे बिना नाम वाली औरत कह सकते हो। मैं हमेशा पेंटिंग्स बनाने में लगा रहता और वो घर के सारे काम संभालती। और तभी मोतोहारू मुझसे मिलने आया, जो कि योशिकी हिमे की तरफ से एक मैसेज लेकर आया था। मोतोहारू अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि मुझे काम पसंद तो नहीं है, पर उस औरत की वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है। औरत से उसका मतलब अपनी बीवी से है। दोसु सागा उससे हंसते हुए पूछते हैं कि यार आखिर तुम अपनी बीवी की बुराई क्यों करते हो, वही तो पूरा विलेज संभाल रही है। तो मोतोहारू कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं करूँ, उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रखी हैं। जब सुन दोनों हंसने लगते हैं कि अब तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। प्रेजेंट में वो बूढ़ा आदमी दोसु सागा जिंता को बताता है कि तुम्हारे फादर मेरे पास एक बार तो आते ही थे, बस बैठकर अपनी पत्नी की बुराई करने के लिए। वो पेंटिंग भी मैंने तभी बनाई थी जब वो बिना नाम वाली औरत मेरे साथ रह रही थी, और बाद में जब कुछ लोगों ने उस पेंटिंग को देखा तो वो उन्हें बड़ी पसंद आई और उन्होंने खरीद लिया। अभी जो भी इस पेंटिंग की बनाई हुई कॉपीज है वो सब मेरी असली पेंटिंग की नकल है। तो जिंता पूछता है क्या ये उसी बिना नाम वाली औरत की तस्वीर है, पर आपने ये अफवाह क्यों फैलाई कि ये पेंटिंग डिमोनिक है। देखो, जो भी इस पेंटिंग को खरीदता है वो किसी न किसी
तरह मारा ही जाता है, तो इसे डिमोनिक कहने में कुछ खास हर्ज नहीं है। वैसे आज के समय में मेरी बनाई इस पेंटिंग को देखकर तुम्हारे मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? तो जिंता कहता है कि इस तस्वीर को देख के तो मुझे सिनानो राज्य के प्रिंसेस नानाकावा का ख्याल आता है, लेकिन उसके हाथ में जो कटाना है उसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे इसका संबंध कुल दोनों ब्लेड से है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर लोग इसे डिमोनिक पेंटिंग क्यों कहते हैं। असल में उन दिनों मोतोहारो मुझसे मिलने के लिए हर कुछ दिनों में आया करता था, और शुरू में हर बार वो अपनी बेबी यानी उसी औरत के बारे में बुरा बोला करता था जिसके लिए उसे काम पे लगाया गया था। लेकिन यार समय बीतने के साथ मोतोहारो का भी नजरिया बदल गया, और एक दिन खुद उसने 200 सागा से आगे कहा कि तुम उस औरत की तस्वीर बनाओ। जिस पर वो कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, जिसे मैंने आज तक देखा नहीं, उसकी तस्वीर में भला कैसे बनाऊंगा। पर मोतोहारो कहता है चिंता करने कोई बात नहीं, तुम्हारे पास वो बिना नाम वाली औरत है ना, वो बिल्कुल हमारे प्रिस्ट जैसी दिखती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो भी शिनानो विलेज में बिलोंग करती है, और एक दिन वो अपने गाँव से भागकर कुडानो विलेज हमारे साथ रहने आ गए। जो सुन जिंता बड़ा हैरान होता है, क्योंकि ये पेंटिंग सरायुकी की मॉम को सोचकर बनाई गई थी, पर उस बिना नाम वाली औरत को देख के, यानी कि ये पेंटिंग आधी जानकारी और आधी इमेजिनेशन को मिला के बनी है। पर अभी उसे ये समझ नहीं आया कि आखिर इसे डिमोनिक पेंटिंग क्यों कहते हैं। तो बताते हैं कि दरअसल एक बार मोतोहारो ने कहा था कि वो औरत सभी डिमन से भी ज्यादा डिमोनिक है, बस वहीं से इसका नाम डिमोनिक पेंटिंग पड़ गया। ये पेंटिंग असल में कभी डिमोनिक थी ही नहीं, बस इसका नाम पड़ गया डिमोनिक पेंटिंग। वो बताता है कि दरअसल असली दुख तो हमारा था कि हमने इस पेंटिंग को बेच दिया, क्योंकि मोतोहारो चाहता था कि उस औरत को इस पेंटिंग में एक देवी की तरह दिखाया जाए, और इसीलिए उसने इस पेंटिंग को गॉडेस यासा कामे से जोड़ा, जिसकी पूजा सिनानो विलेज में बहुत ज्यादा की जाती है। बहुत समय तक सोचने के बाद उसने इस पेंटिंग का नाम रखा कुदान साखा। वो इस पेंटिंग को बेचकर अपनी पत्नी की खूबसूरती को दुनिया को दिखाना चाहता था। इसी वजह से आज के समय पर इस पेंटिंग की बहुत सारी कॉपीज बन चुकी हैं। वो जिंता को अपनी ड्राफ्ट की हुई एक और पेंटिंग दिखाता है जो कि फाइनल नहीं हुई थी, और कहता है कि भले मोतोहारो एक सठियाया हुआ बुढ़ा था, पर वो फिर भी अपने लोगों के बारे में बहुत सोचता था। जब से उसकी बेटी पैदा हो गई उसने तो मेरे पास आना ही छोड़ दिया, और आखिरी बार जब मैं उससे मिला था तो उसने 2 बच्चों का जिक्र किया था, एक बेटा और एक बेटी, जिन्हें उसने हाल ही में गोद लिया था। जो सुन जिंता खुश होते हुए कहता है कम से कम उन्होंने तो हमसे प्यार किया। उससे मिलने के बाद जिंता वापस अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में आकर बैठ के सब सोच ही रहा होता है, तो वो पूछती है क्या हुआ, क्या उस पेंटिंग के बारे में आपको कुछ पता लगा। जिंता कहता है कि नहीं, बस मुझे आज अपने फादर के बारे में कुछ अनोखी बातें पता लगी। जैसा हम सोचते हैं कभी कभी वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो कहते हैं कि ओ अच्छा, बस इतनी सी बात, मुझे लगा आप थोड़े परेशान हो। जिसके बाद रात में जिंता जिंजी के मालिक यानी अपने फादर के पास आके उन्हें बताता है कि दरअसल इस पेंटिंग में कोई दिक्कत है ही नहीं, जितने भी अब तक हादसे हुए वो बस एक इत्तेफाक थे, जिसकी वजह से लोग इस आम से पेंटिंग को डिमोनिक पेंटिंग कहकर बुलाने लगे। जिस पेंटिंग की वजह से लोगों की मौत हुई थी वो पेंटिंग खुद अभी जिंता के पास है, पर उससे अब तक कुछ नहीं हुआ। जिस पर वो आदमी शुक्रिया कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, चलो जब तक कुछ बैठकर खा पी लेते हैं। जिसके बाद अब कई दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बसंत का मौसम आ चुका था, सर्दियां खत्म हो चुकी थी और चेरी ब्लॉसम्स का मौसम शुरू हो गया था। तभी जिंता को दिखाया जाता है जो कि योशीवारा रेड लाइट एरिया पे खड़ा था, जहाँ तुम लोगों को तो ये पता ही होगा कि एक रेड लाइट एरिया में आखिर क्या क्या होता है। अब तुम लोग ये मत पूछने लगना कि जिंता ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। जिंता वहाँ पे खड़ा कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक अजीब सी दिखने वाली औरत आती है, जो कि असल में एक डीमन थी। सुनिए जरा, कि आज की रात आप मुझे खरीद सकते हैं। पर जिंता मना कर देता है कि नहीं, मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं, मेरे शरीर में बहुत दर्द है, प्लीज तुम मुझे खरीद लो। लेकिन जिंता दोबारा से मना कर देता है। जो सुन वो औरत अपने असली डिमोनिक फॉर्म में आते हुए जिंता पर हमला करने की कोशिश करती है, पर जिंता के लिए सब अब कोई बड़ी बात नहीं रही। देखो मेरा नाम है जिन, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तो डीमन जरा तुम मुझे अपने बारे में बताओ। पर वो उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, बस रोते हुए बार बार यही कह रही होती है कि प्लीज मुझे खरीद लो, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो जिंता पर दोबारा हमला करने की कोशिश करती है कि तभी जिंता उसे खत्म कर देता है। जिंता के उस डीमन को मारते ही पीछे से एक बड़ी खूबसूरत सी लेडी सामने आती है, जिसने जिंता को एक काम सौंपा था। वो औरत जिंता को उसकी पेमेंट देते हुए बताती है कि दरअसल ये औरत एक इंसानी थी, जो कि इस रेड लाइट एरिया की काफी लो लेवल प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी, जिसकी वजह से उसके साथ बार बार और बहुत बुरा अत्याचार हुआ। यहाँ तक कि कई बार तो उसे टॉर्चर भी किया जाता, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर काम के लायक नहीं बचा और उसे वहाँ से निकाल दिया गया। उसके अंदर के दर्द, घुटन और टॉर्चर ने उसे आज एक डीमन का रूप दे दिया, और यहाँ रोज इस रेड लाइट एरिया में आकर वो काफी सारे मर्दों को मारा करती थी। पर जिंता ने आज फाइनली उसे मारकर मुक्ति दे दी। असल में ये सब बताने वाली ये औरत भी खुद एक प्रोस्टिट्यूट ही थी, और जिंता को देखते हुए कहती है कि मैं मर्दों के चेहरे देखकर ही पहचान जाती हूँ कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम्हारी आंखों को देखकर मुझे बस एक छोटा सा खोया हुआ बच्चा दिख रहा है। अच्छा, पर आखिर तुम हो कौन? दरअसल मेरा नाम है हार्लॉर्ड, मेरे साथ भी थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है जैसा इस औरत के साथ हुआ करता था, तो अगर मैं भी कभी एक डीमन बन जाऊं तो प्लीज मुझे मार देना। लेकिन जिंता मना कर देता है कि नहीं, मैं कभी फ्री में काम नहीं करता। अच्छा तो ये बात है, मतलब तुम काफी पत्थर दिल के हो, पर खैर काम पूरा करने के लिए शुक्रिया। और ये कहते हुए वो औरत चली जाती है। कुछ दिनों बाद विलेज में एक फेस्टिवल हो रहा होता है, जहाँ ओफू और नासु साथ घूमने आए होती है। क्योंकि जिंजी और जिंता अपने ही काम में बिजी थे, तो वो लोग खुद ही आ गए। दोनों बातें करते हुए खाते पीते फेस्टिवल में घूम ही रहे होते हैं कि तभी नात्सु को एक पौधा दिखता है, और ओफू से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि इन्हें लेंस फ्लावर क्यों कहा जाता है? तो ओफू कहते हैं कि हाँ, क्योंकि ये आग की लपटों जैसे दिखते हैं। इसके पीछे काफी सारे किस्से हैं। कुछ लोगों का तो मानना है कि डीमंस इन फ्लावर्स को रात में एक टॉर्च की तरह यूज करते हैं। डीमन का नाम सुनकर नात्सु थोड़ी उदास सी हो गई, तो ओफू
ओफू पूछती है क्या हुआ, तुम्हें डीमन से डर लगता है क्या? तो नात्सु कहते हैं कि हाँ शायद ऐसा ही है, मुझ पर अब तक 2 बार डीमंस हमला कर चुके हैं और हर बार जिंता की वजह से ही मैं बची हूँ। मैं उससे पहली बार तब मिली थी जब वो 4 साल पहले मेरे लिए एक डीमन को मारने आया था। वो सच में एक अच्छा इंसान है। तो ओफू मजाक में पूछते है कहीं यार तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी? नात्सु कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बस उसे देखकर एक अजीब सा एहसास होता है जैसे कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों आपस में बातें करते हुए घूम ही रहे होते हैं कि तभी एक दुकानदार उन्हें अपने पास बुलाता है, जिसे देख ओफू पहचान लेती है क्योंकि वो उनके रेस्टोरेंट में काफी बार आया करता था और इसका नाम है आकेसु। पर नात्सु उस पर यकीन नहीं करती और ओफू को चुपके से कहती है कि मुझे तो ये नकली लग रहा है क्योंकि असली सुमेगो आकेसु तो काफी फेमस ब्लैक स्मिथ है, शायद ये लड़का बस उनके नाम का फायदा उठा रहा है। आकेसु उन्हें अपनी बनाई चीजें दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इसमें जो पसंद ले सकती हो, ये सभी चीजें अच्छी हैं। तो नात्सु को उन सब में से एक शेल पसंद आता है जिसपे थोड़ा डेकोरेशन किया गया था। अरे हाँ तुम ये भी ले सकती हो, ये गुड लक चार्म है, अगर तुम इसे अपने क्रश को दोगी तो वो भी तुमसे प्यार करने लगेगा। नात्सु कहते हैं कि नहीं रहने दो, मेरा कौन ही क्रश है। वो पीछे से चिढ़ाती है कि अरे ले ही लो, शायद जिंदा को देने काम आ जाए। उसके मना करने के बाद आकेसु एक दूसरा आइटम दिखाता है जो कि नात्सु को पसंद आ गया था और उसे ले लेती है। तो उसके साथ साथ आकेसु उसे गिफ्ट के तौर पर एक असली हेयर पिन भी दे देता है जो कि काफी महंगा था, पर वो नात्सु को बस फ्री में ही दे देता है। जो देख वो लोग भी हैरान थे और उसका शुक्रिया करके वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद अब रात में सीन वापस जिंता पर आता है जो कि एक मिशन पर आया था और एक बच्चे जैसे दिखने वाले डीमन के पास आकर बिना किसी दिक्कत के उसे वहीं खत्म कर देता है। जिस आदमी ने उसे एक काम सौंपा था वो जिंता को उसकी पेमेंट दे देता है। वैसे अगर तुम चाहो तो हम साथ में बैठकर पी सकते हैं, पर जिंता अपनी पेमेंट लेकर निकल जाता है। इसी बीच पीछे से हार्ट लॉर्ड भी उन्हें छुप कर देख रही होती है और जैसे जिंता के पास आए वो उसे थोड़े पैसे दे देता है क्योंकि डीमन की जानकारी उसने ही दी थी। वो पूछते कि वैसे क्या हुआ, आज तुम थोड़े उदास उदास से लग रहे हो। जिंता कहता है कि हाँ आज मैंने किसी ऐसे को मारा जिसे मैं शायद नहीं मारना चाहता था। अरे रहने भी दो, डीमन हंटर हो तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। वैसे मैंने हाल ही में सुना है कि विलेज में एक नया डीमन हंटर सामने आया है जो कुछ शिकिगामी का इस्तेमाल करके डीमन को मारता है। शायद उसके पास किसी तरह की कंट्रोलिंग पावर्स है, ध्यान रखना कहीं वो तुम्हारी जॉब न छीन ले। अगली सुबह जिंता जब वापस रेस्टोरेंट आता है तो यहाँ पर माहौल पूरा ही गड़बड़ था क्योंकि नात्सु कल के बाद से बड़ा ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगी है। ओफू बता ही रही होती है कि पता नहीं इसे क्या हुआ, कल से बहुत अलग हरकत कर रही है कि तभी नात्सु आके जिंता का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि आप कैसे हो मेरे प्यारे भैया। जिंता भी सुन के हैरान था कि अरे ये क्या हो गया इसे, ये ऐसे क्यों बात कर रही है। पता नहीं जब से इसने वो हेयर पिन पहनी है तब से ऐसी ही हो गई है, बिल्कुल अजीब हरकत है। तो जिंता नात्सु से वो हेयर पिन मांगता है और वो बड़े आराम से दे देती है। वो लोग हेयर पिन को देखकर समझने की कोशिश तो करते हैं कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है, पर ये बड़ा ही नॉर्मल लग रहा था। मेरे ख्याल से तुम्हें इसे तोड़ के देखना चाहिए, क्या पता इससे वो ठीक हो जाए। लेकिन जिंता मना कर देता है कि नहीं, बिना असली वजह जाने हम ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिंता जैसे ही नात्सु को पिन वापस करता है तो वो उसे गले लगाते हुए कहते हैं कि प्यारे भाई अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, बस मेरे पास रहो। इसी बीच जिंजी और नौ भी अंदर आ जाते हैं और नात्सु को ऐसे जिंता से चिपका हुआ देख जिंजी पूछता है क्या हुआ, ये क्या कर रही हो तुम नात्सु, तुम ठीक तो हो ना। पर वो उल्टा गुस्से में उसे कह देती है कि तुम दूर रहो मुझसे, मुझे मेरे भाई से अलग मत करो। थोड़ा शांत होकर वो लोग इस मामले में बात करने के लिए बैठते हैं जहाँ नात्सु अब भी जिंता से चिपक के ही बैठी हुई थी। जिंता जब ओफू से पूछता है तो बताती है कि जब हम कल फेस्टिवल में गए थे तो वहाँ नात्सु ने एक आदमी से हेयर पिन खरीदी थी और उसका नाम था सुमेगो आकेसु। जो सुन जंजी बड़ा हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि असली सुमेगो आकेसु तो बहुत पहले ही मर चुका है। जो सुन वो सब भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। जिंता कहता है कि मुझे सबसे पहले उस आदमी को ढूंढना होगा, पर जैसे ही वो जाने के लिए उठता ही है कि तभी नात्सु उसका हाथ पकड़ते हुए कहते कि भैया प्लीज मत जाओ, मेरे पास रहो, मैं दोबारा आपसे दूर नहीं होना चाहती। जो सुन जिंता थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नात्सु उसे भाई क्यों बोल रही है। थोड़ा शांत होकर जिंता समझाता है कि देखो मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए वापस आऊंगा, इंतजार करना मेरा। नात्सु भी मान जाती है और जिंता जिंजी को संभालने के लिए कह के चला जाता है। जिसके बाद जिंता वहीं फेस्टिवल वाली जगह पर आकर अलग अलग दुकानदारों से आकेसु के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर कोई उसके बारे में जानता ही नहीं था। जिंता इसी बारे में सोचते हुए जा ही रहा था कि तभी आकेसु खुद सामने आ जाता है। अरे लगता है कि शायद तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तो जिंता पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। अच्छा मैं हूँ सुमेगो आकेसु द थर्ड, शायद तुम मुझे भी नहीं जानते। और अगले ही पल वो जिंता के सामने अपने किसी पावर से शिकिगामी डॉग्स को समन कर लेता है। और यहाँ मैं बता दूं कि असल में यही वो डीमन हंटर है जिसके बारे में हार्लॉर्ड ने जिंता को वार्न किया था। उनमें से एक डॉग जैसे जिंता पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है वो एक ही बार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है और जैसे ही बाकी वो शिकिगामी डॉग उस पर अटैक करने आगे बढ़े जिंता उन दोनों को भी खत्म कर देता है। लेकिन अगले ही पल वो दोबारा से अपनी फॉर्म में आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस फॉग से बने हैं। जिंता कहता है कि मैं समझ गया, जब तक तुम नहीं मरोगे खत्म नहीं होंगे। वो बहुत तेजी से उन तीनों डॉग्स को सामने से हटाकर आकेसु के पास आकर उसे एक मुक्का जड़ के मारता है और इससे पहले कि आकेसु खुद को संभाल ही पाता जिंता उसे बीच से काट देता है। लेकिन असल में बस एक छलावा था। जिंता को जब तक ये समझ आता वो आकेसु के जाले में फंस चुका था। उसके शिकिगामी डॉग्स एक साथ मिलकर जिंता को घायल कर देते हैं। जो देखा आकेसु जाने लगता है कि चलो जब तक तुम इन्हें संभालो, वैसे भी लगता नहीं कि तुम बचोगे। लेकिन अगले ही पल जिंता अपने डिमोनिक फॉर्म में उसके सामने खड़ा होता है क्योंकि यार जिंता के पास किसी के पावर्स एब्जॉर्ब करने की ताकत है और क्योंकि ये डॉग्स शिकिगामी है तो ये कभी मर नहीं सकते। और जिंता ने अब उनकी पावर्स एब्जॉर्ब करके उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। जो देख बेचारे आकेसु की फट जाती है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, हम शांति से कुछ बात कर सकते हैं, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ।
जिंता कहता है कि मुझे बस एक ही बात जाननी है, सच बोलना। कल तुमने एक लड़की को हेयर पिन दिया था जिसे पहनने के बाद उसका बर्ताव बिल्कुल ही अलग हो गया, आखिर ऐसा क्यों? तुमने क्या किया उसके साथ? आकेशु कहता है कि देखो ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वो हेयर पिन बाहर से देखने में बड़ी नॉर्मल लगती है और उसमें हर इंसान के इमोशंस को बाहर लाने की क्षमता है, पर जिंता को उसकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। तो आकेशु कहता है कि देखो यार, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, बस थोड़ा मुझे इस तरह डराना बंद करो। जिसके बाद अब रात में जिंता जैसी वापस लौटता है तो नात्सु कहते हैं कि आपने बहुत देर कर दी, मैं आपका काफी देर से इंतजार कर रही थी। जिंता कहता है कि माफ करना, बस थोड़ा ज्यादा काम आ गया था, और वो नात्सु को लेकर अपने साथ कहीं ले जा रहा होता है। रास्ते में उसे वही फूल देखते हैं जिसके बारे में ओफू ने उसे बताया था। जिंता भी उन्हें नात्सु को दिखाते हुए उनके बारे में बता रहा होता है, पर वो अब भी उसे भैया भैया ही कहे जा रही थी। प्लीज तुम मुझे भाई मत बुलाओ, क्योंकि ये शब्द मुझे उस इंसान की याद दिलाता है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार किया करता था, पर उसके लिए कुछ नहीं कर सका। मैं शायद उसका भाई कहलाने के लायक नहीं रहा, और नहीं तुम्हारा। नात्सु कहते कि अरे भैया कोई बात नहीं, रिश्ते खून से नहीं इमोशन से बनते हैं। मैं वैसे भी अब आपके पास ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली प्यारे भैया। और ये सुन के इतने सालों बाद पहली बार जिंता को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। वो नात्सु का शुक्रिया करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्या कहूँ, पर मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। और जिंता वही कोगाई निकाल कर उसे दे देता है जो कि रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे दिया था। जो देख नात्सु बहुत खुश हो गई और कहते कि क्या मैं इसे ले सकती हूँ? सच में? वो कोगाई को अपने हाथ में लेकर अपने हेयर पिन के साथ रखती है, जिसके बाद थोड़ी रोशनी से चमकी और अगले ही पल दोनों मर्ज होकर एक चमकते हुए बर्ड का रूप लेकर हवा में उड़ जाते हैं। और इसी मोमेंट के साथ हेयर पिन के वो सारे इमोशंस और उसका असर सब खत्म हो जाता है और नात्सु अचानक वहीं पर बेहोश हो गई। इसके बाद आकेशु खुद उनके पास आता है और बताता है कि दरअसल कोगाई और ये हेयर पिन जिसका नाम कांजाशी था, वो दोनों एक ही इंसान ने बनाए थे। इन्हें एक तरह से भाई बहनों की जोड़ी के रूप में बनाया गया था। कोगाई मर्दों के लिए और कांजाशी यानी कि वो हेयर पिन लड़कियों के लिए। इसलिए जब नात्सु के पास वो हेयर पिन था और जिंता के पास कोगाई, तो दोनों के मिलने पर भाई बहनों जैसा अटूट बंधन बन गया था। आकेशु कहता है कि देखो हम अपने इमोशंस को कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाते हैं। तो देखा जाए तो तुम्हारे साथ अच्छा ही हुआ। जिस पर जिंता धीरे से कहता है कि हाँ, काश ये हमेशा हो सके। अगली सुबह नात्सु बिल्कुल ठीक हो गई होती है, जहाँ उसे ओफू से पता लगता है कि उसने कल क्या क्या अजीब हरकतें की, पर उसे खुद कुछ याद नहीं था। तो वो कहते कि नहीं यार, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती। जंजी कहता है कि रहने दो, मैंने खुद देखा था, तुम ही तो जिंता से चिपक चिपक के उसे अपना भाई कह रही थी। जो सुन बेचारी शर्म से लाल हो गई कि सच में ऐसा भी हुआ था। तो इस तरफ जिंता हार्लोड से मिलने आया होता है और भी डीमंस की जानकारी लेने के लिए, पर वो खुद मना करती है कि हर रोज ऐसे डीमन से लड़ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, कम से कम कुछ दिन तो थोड़ा आराम कर लो। तभी जिंता को ऊपर आसमान से एक कोयल की आवाज आती है, जो शायद वही पक्षी है जो कोगाई और उस हेयरपिन के मिलने पर बना था। जिंता को आकेशु की वही सारी बातें याद आती है जो उसने कहा था। उसके जाने से पहले जिंता कहता है कि देखो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इंसान के रूप में एक डीमन हूँ, और अब तुम वो दूसरे इंसान हो जो ये बात जानते हो। पर आकेशु मना कर देता है कि नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी वो दोस्त ओफू भी एक डीमन है, पर मैंने उसे भी कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि ऐसे डीमन से किसी को भी खतरा होगा। हालांकि तुम भी एक डीमन हो, भले ही तुम और ओफू कितने अच्छे इंसान क्यों ना हो, भले ही तुमने कितने लोगों की जान क्यों ना बचाई हो, पर दुनिया की नजर में तुम लोग अभी एक डीमन हो। तो जितना हो सके सावधान रहना। और ये कहते हुए आकेशु चला जाता है। जिसके बाद यार अब एक बहुत ही बड़ा टाइम जंप देखने को मिलता है, जहाँ अब साल चल रहा है 2009, यानी कि करीब 150 साल बाद का समय, जहाँ एक टेंपल में एक माँ और एक बेटी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ की साफ सफाई कर रहे थे। अरे वाह मियांका, इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो तुम। पर उदास होते हुए कहती है कि क्या कह रही हैं आप, ये बड़ी पुराने जमाने कपड़े हैं, मेरे दोस्तों ने अगर मुझे ऐसे देख लिया तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तो उसकी माँ समझाती है कि देखो ये हमारा काम है, हर बार हमारे परिवार की लड़कियां ही मीको बनती है, और उनकी परंपरा यही है कि ऐसे ट्रेडिशनल कपड़ों को पहनकर मंदिरों की देखभाल करना। हमारा ये भी एक रूल है कि ये परंपरा कभी टूटनी नहीं चाहिए। तो मियांका पूछती कि आखिर क्यों उन्होंने ऐसे फालतू के नियम कानून लगाए ही क्यों? तो उसकी माँ कहते हैं कि इसकी सही वजह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, जिसने भी हमारे परिवार में परंपरा शुरू करी, ये जरूर उनके लिए कुछ मायने रखता होगा। उसकी माँ उसे इन्हीं सब ट्रेडिशंस के बारे में समझाकर खाना बनाने के लिए चली जाती है, जहाँ मियांका अकेले अभी यही सोच रही होती है कि आखिर ये सब करना इतना जरूरी क्यों है। वो श्राइन के आसपास साफ सफाई कर रही होती है कि तभी पीछे से हाई स्कूल ड्रेस में एक लड़का उसके सामने आता है, और जरा गेस करो ये कौन है? और कोई नहीं बल्कि जिंता ही है, जो मियांका से आके पूछता है कि आप ही आके मीको हो, मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो मियांका समझाती है कि नहीं, अभी मैं पूरी तरह से एक मीको नहीं बनी, बल्कि एक इत्सुकिम हूँ। हालांकि मुझे भी खुद इसका मतलब नहीं पता, पर ये हमारे जिंता टेंपल के अंदर सदियों से चलता आ रहा हुआ एक ट्रेडिशनल टाइटल है। जो सुन वो बड़ा हैरान होता है कि मतलब इस टेंपल का नाम जिंता श्राइन है, और ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि विलेज चीफ ने अपना वादा पूरा किया। उसने सिरायुकी की मॉम के श्राइन का नाम जिंता के नाम पे रख दिया, इस उम्मीद में ताकि वो एक दिन लौट कर आएगा। जिंता उसे थैंक्स कहकर जाने लगता है, तो मियांका उसे रोकते हुए पूछते कि रुको, तुम तो यहाँ पर कुछ पूछने आए थे ना? हाँ, लेकिन मुझे अपने सवाल का जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। जिसके अब कुछ दिनों बाद एक हाई स्कूल में एंट्रेंस सेरेमनी वाले दिन दिखाया जाता है, जहाँ मियांका बोर्ड पे अपना नाम देख के बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि फाइनली वो लोग पास हो गए। और यार इसी स्कूल में जिंता ने भी एडमिशन ले लिया था, जहाँ जिंता और मियांका दोनों की ही क्लास 1 थी। जिंता को अपने सामने देख मियांका सोचती है कि शायद मैंने इसे कहीं देखा है। और इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर एंड होती है। अब मुझे पता है कि तुम लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। डायरेक्ट हम यहाँ पर 150 साल बाद का सीन देख रहे हैं, जहाँ जिंता हाई स्कूल में है। तो आखिर ओफू, नात्सु, जिंजी इन सब का क्या हुआ?
तो इन सब का जवाब मिलेगा तुम्हें इसके अगले पार्ट में। इस वीडियो पर अगर तुम लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। बाकी तब तक तुम लोग को लेफ्ट में दिख रहा है ये एनीमे भी देख सकते हो, बड़ा ही गजब एनीमे है। मिलते हैं अगली वीडियो में।